इस एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे ये मैंने वीडियो के एंड पे एक्सप्लेन किया है सारा कुछ, कि अरिथमेटिक मीन के कौन से फार्मूला हैं, मीडियन के कौन से हैं और इसी तरह मॉड के कौन से, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो के एंड पे एक्सप्लेन की हैं, लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट दी होगी जिसके अंदर सारी एक्सरसाइज और चैप्टर्स मौजूद हैं जो कि आज तक अपलोड हो चुके हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के इस एक्सरसाइज के एंड पे मैं आपको सारे फार्मूलाज एक्सप्लेन करूंगा जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे, तो वो आप लाजमी देखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको ये समझ आ जाएगी कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, कैसे देखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो अभी बगैर टाइम जाए कि हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है जी कि फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय डेफिनेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये अरिथमेटिक मीन है क्या और इसका फार्मूला क्या है जिससे ये हमने फाइंड करना है। तो ये मैंने लिख दिया हुआ जी कि अरिथमेटिक मीन, इसका सिंबल सिर्फ अगर लेट्स सपोज एक्स लेटर है, वाई है, ये कुछ भी है, इसके ऊपर आपने छोटी सी एक लाइन लगा देनी है तो ये सिंबल बन जाएगा अरिथमेटिक मीन का। और अरिथमेटिक मीन को सिंपल मीन भी कहते हैं और सिंपल सा, और इसका जो मतलब है वो है एवरेज। अब मजीद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखें जी, इसका दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। अब आपको यह समझना लाजमी है कि अनग्रुप डाटा कौन सा होता है और ग्रुप डाटा कौन सा होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे देखें, ये एक सिंपल सा डाटा दिया हुआ है, ऐसे सीधे सीधे नंबर लिखे हुए हैं, ये आपका डाटा कहलाता है अनग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा कौन सा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो, जैसे ये आप देख रहे हैं। अब इस डाटा के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद हो उसको कहते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा डाटा है। अब देखें, इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी हुई, सो ये डाटा आपका अनग्रुप डाटा कहलाएगा। सो अनग्रुप डाटा के लिए आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। सो ये फार्मूला मैंने यहां पर पहले ही लिख दिया हुआ है, आप कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये। ठीक है, और अब आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला वगैरह हमने देख लिया जी। अब हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है और फार्मूला हमने देख लिया जी कि ये फार्मूला इसमें यूज होगा। बेसिकली दो तरह के फार्मूलाज हैं, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। हमारा चूंकि जो डाटा है वो अनग्रुप है, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए ये अनग्रुप डाटा है। तो ये फार्मूला होगा जी। अब इसमें हमने क्या करना है, देखें, सिग्मा एक्स या समीशन एक्स, इसका मतलब है कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं आप सबको ऐड कर लें। ठीक है, लाइक दिस 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और +12। ठीक है, डिवाइड बाय, अब n का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज, ये टोटल वैल्यूज हैं कितनी। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, टोटल वैल्यूज हैं जी 6। अब आपने इन सब को ऐड करना है। इन सब को अगर आप ऐड करें तो ये आ जाएगा जी 42। ठीक है, और डिवाइड बाय आप 6 करेंगे। अब सिंपली इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा और यही आपके अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, ये जो पार्ट 1 है इसका ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको ऐसे सर्कल कर लेते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है, इसमें ये हमारे पास डाटा दिया गया है। अब देखें, फार्मूला को भी हमने इसी सिंबल के लिहाज से बना लिया। जो भी सिंबल है आप उसके ऊपर लाइन लगाएंगे तो ये सिंबल बन जाएगा अरिथमेटिक मीन का, और आगे सिग्मा वाई, ठीक है, जो भी है यहाँ पर, और डिवाइड बाय n। अब इसका मतलब ये है सिग्मा, यानी कि आप सबको ऐड कर लें, जमा कर लें। ठीक है, इसको समीशन भी आप कह सकते हैं। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 + 4, अच्छा प्लस, अब ये नंबर जो है आपने इसी तरह लिख देना ब्रैकेट में ऐसे -1, फिर +7, फिर प्लस आगे नेक्स्ट नंबर है -8, फिर +-5 और +0। ठीक है,
और डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है जी, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 और ये 7, जीरो को भी आप काउंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप डिवाइड कर लेंगे ये 7 से। अब अगर आप इन सब को ऐड कर लें, या थोड़ा सा हम इसको आसान बना लेते हैं, 3 + 4, ठीक है, ये हो जाएगा +- -1, फिर आगे +7, फिर +- फिर इसी तरह +- -5 +0 डिवाइड बाय 7। अब अगर आप इन सब को ऐड कर लें, कैलकुलेटर पे लिखें 3 + 4, फिर आगे -1 +7, तो ये सारा लिख लें, आपके पास जो है सिंपली एक आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। और डिवाइड बाय आप 7 कर लेंगे, देखें जब भी 0 ऊपर होगा तो 0 डिवाइड बाय 7, 0 के साथ कोई भी चीज़ नीचे डिवाइड हो रही हो तो आंसर जो है वो 0 ही आएगा। सो ये आपका फाइनल इसका आंसर आ चुका है। अब जी नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। ये हमें डाटा दिया गया है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो सिंपली देखें, इसी सिंबल के ऊपर हमने एक लाइन लगा दी है, तो ये सिंबल बन गया अरिथमेटिक मीन का, और ये मैंने इसका आगे फार्मूला लिख दिया सिग्मा जेड डिवाइड बाय एन। अब इसका मतलब ये है कि ये जो जेड वाली वैल्यूज है इन सब को आप जमा कर लें, ठीक है, लाइक दिस। अगर आप देखें तो ये सारी वैल्यूज ये मैंने लिख ली हैं, इनको जमा कर दिया है। और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये वैल्यूज अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 वैल्यूज हैं। अब इन सब को अगर आप ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 112, और डिवाइड बाय 8, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और यही आपका आंसर बी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और ये जो डाटा दिया गया इसको यू से रिप्रेजेंट किया गया है, ये सारा डाटा है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है तो सिंपल आप इसी जो लेटर है इसी के ऊपर आप एक लाइन सी लगाएंगे, तो ये आपका सिंबल बन जाएगा अरिथमेटिक मीन का। फार्मूला क्या आ जाएगा जी, ये सिग्मा या समीशन यू डिवाइड बाय एन। अब इसका मतलब ये है कि यू वाली जितनी भी वैल्यूज हैं सबको आप ऐड कर लें, ठीक है। तो ये आप देखें मैंने सबको ऐड कर लिया है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज। अब n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, कि टोटल वैल्यूज हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे 8 लिख लिया है। अब इन सब को आप कैलकुलेटर पे ऐड कर लें तो ये आपके पास 55.6 आएगा। डिवाइड बाय आप 8 कर लेंगे, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये 6.95, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। अब जी नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है, और ये डाटा दिया गया है, इसको v से रिप्रेजेंट किया गया, ये सारे नंबर सेम है, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा जी, अरिथमेटिक मीन का v के ऊपर आप एक लाइन लगाएंगे तो ये अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू आगे इसी तरह सिग्मा v डिवाइड बाय n। अब इसका मतलब ये है कि आप v में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर लें, तो ये आपने देखा जी सारी वैल्यूज हमने ऐड कर ली, और n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आप सारी वैल्यूज काउंट करेंगे, ये जितनी दफ़ा भी लिखी हुई है चाहे सेम है लेकिन फिर भी आप देखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये डिवाइड बाय आप 8 करेंगे, इन सब को ऐड करें तो ये 40 आ जाएगा डिवाइड बाय 8। तो इस तरीके से आपके पास जो है इन दोनों को डिवाइड करने से 5 आ जाएगा, और यही फाइनल आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी इन अ सीरीज ऑफ इनिंग। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि 2 बैट्समैन है, एक ए है और एक बी है, इन दोनों के जो भी इन्होंने स्कोर्स वगैरह बनाए हैं वो इस टेबल में आपको दिए हुए हैं। ये यहाँ पर देखें ये ए के सारे स्कोर्स हैं और इसी तरह ये बी के हैं। अब फाइंड क्या करना है जी, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर्स ऑफ बोथ प्लेयर, ठीक है, दोनों प्लेयर ए की भी इसी तरह बी की भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। एंड स्टेट हु इज बेटर एज रन गेटर, और देखना है जी दोनों में से बेहतर कौन सा है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लें कि ये जो आपको डाटा दिया हुआ है ये भी अनग्रुप डाटा है। वैसे अक्सर स्टूडेंट देखने में कहते हैं कि जी ये टेबल बना हुआ है सो ये ग्रुप डाटा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ठीक है। सो ये डाटा जो है सिर्फ जो है ना टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक अनग्रुप डाटा है। सो अरिथमेटिक मीन अनग्रुप के लिए फार्मूला क्या होता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जो कि क्वेश्चन 1 में आपने यूज़ किया है, ठीक है। वो है सिग्मा एक्स और डिवाइड बाय एन। इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम ए की भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे और इसी तरह बी की। तो सबसे पहले हम ए की फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं। ये मैंने हेडिंग बना दी फॉर बैट्समैन ए। अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे ताकि ये क्लियर हो कि ये अरिथमेटिक मीन किसकी है। देखिए मैं इसी को लिखता हूँ सिग्मा ये एक्स और ये ऊपर लाइन लगा दी।
अब छोटा सा इसके साथ में ए लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक मीन हम ए की फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। बाकी हम वैसे ही करेंगे, आपको पता है कि सिग्मा एक्स का मतलब है ये सारी वैल्यू जो ए वाली हैं इन सब को आप ऐड कर लें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी, लाइक जैसे देखें 12 है, फिर प्लस 15, तो ये 12, फिर प्लस आ जाएगा 15, फिर प्लस इसी तरह 6, फिर प्लस 73। तो सारे नंबर्स आपने लिखने हैं यहाँ पे। तो ये सारे नंबर मैंने लिख दिए। अब डिवाइड बाय एन है, एन का मतलब है कि नंबर ऑफ वैल्यूज, ये टोटल वैल्यूज हैं कितने, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो डिवाइड बाय आप कर लेंगे जी 10। अब आपने सिंपली इन सब को कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करना है, ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 480 और डिवाइड बाय आप कर लेंगे 10। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 48। तो ये आपने देखा जी कि हमारे पास जो बैट्समैन ए है उसकी अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया। ये छोटा सा हमने ए लिखा है ताकि ये क्लियर हो जाए, तो ये ए की फाइंड कर ली। अब बिल्कुल इसी तरह हम बी के लिए भी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं बी की। ये हेडिंग बना लीजिए, फार्मूला भी लिख लेते हैं कि ये अरिथमेटिक मीन का सिंबल है। अब छोटा सा इसके साथ आप बी लिख लें, इससे क्लियर हो जाएगा कि ये अरिथमेटिक मीन हम फाइंड कर रहे हैं बी की। अब आपने क्या करना है जी कि आपको पता है आपने सिंपल ये सारी वैल्यू जो बी वाली इन सब को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूँ 47 प्लस 12, सारी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 47, फिर है जी प्लस 12, फिर प्लस, तो ये मैंने सारी वैल्यूज ऐड कर ली। अब डिवाइड बाय आप लिखेंगे कि जो ये नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल हैं कितनी, ठीक है 1 2 3 4, ये हम पहले भी काउंट कर चुके हैं कि ये 10 है, जीरो को भी आप शामिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी 10, ठीक है। अब आप इन सब को अगर ऐड कर लें तो ये आ जाता है 336 और डिवाइड बाय आप कर लें जी 10। सो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 33.6। सो ये आपके पास जो है ना अरिथमेटिक मीन आ चुकी है जी बी की, ठीक है, बैट्समैन बी की। अब आप देखें दोनों में से, क्योंकि हमसे ये भी क्वेश्चन किया गया था, ये तो हमने समझ ये फाइंड किया है अभी पार्ट 1 यहाँ तक, क्योंकि उसने कहा था फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर्स ऑफ बोथ प्लेयर, यहाँ तक कमाल कर चुके। अब आगे वो कहता है स्टेट हु इज बेटर एज रन गेटर, दोनों में से बेहतर कौन है जिसने मतलब ज्यादा रन जो बना रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें जिसकी अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा है, एक की 48 है और एक की 33.6 है, तो दोनों में से कौन सा बेहतर है, जो नंबर जिसकी अरिथमेटिक मीन ज्यादा होगी वो बेहतर होगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए की अरिथमेटिक मीन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए इज बेटर, ठीक है। आपने कैसे लिखना है जी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि ए इज, यहाँ पर देखें जब उसने कहा था ना ये ऐसे हु इज बेटर, हु की जगह आप सिर्फ ए लिख देंगे, बाकी ऐसे ही सारा आपने लिख देना है। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ए इज बेटर एज रन गेटर, ठीक है, मतलब ज़्यादा रन जो है ना वो हासिल कर रहा है। सो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके अगर आप रीज़न देना चाहें तो रीज़न भी आप दे सकते हैं कि जी क्योंकि हमने ये कैसे स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, आप ये लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम दो मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है इससे थोड़ा आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपको समझ सही आएगी। और जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा शॉर्टकट है, वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है फर्स्ट मेथड से फिर आप सेकंड मेथड भी इजीली समझ सकेंगे। बाकी दोनों में से जो आपको इजी लगे आप दोनों में से कोई भी एक जो है वो कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं जी, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट। ये आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। इस टेबल के अंदर आपको ये 4 स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हंजला, मूसा, जकी एंड साले। अब इनके मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये मैं मार्क्स भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हंजला के मार्क्स हैं, इसी तरह ये मूसा के, ये जकी के और ये साले के, ठीक है। ये 4 स्टूडेंट हो गए ऑफ क्लास 9, ये 9 क्लास के हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स ये जो इनके मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे हंजला के ये 70, 95, 80, 55, ये 4 सब्जेक्ट में से, जैसे ये मैथमेटिक्स में से 70 हैं, फिजिक्स में से 95 हैं, इसी तरह केमिस्ट्री में 80 हैं, बायोलॉजी में 55 है। आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, गिवन बिलो ये हमने देख लिया। द वेट्स ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस आर आल्सो गिवन, ठीक है। ये मार्क्स के अलावा आपको ये हर सब्जेक्ट का ये वेट दिया हुआ है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से, यानी कि मैथमेटिक्स का वेट सबसे ज़्यादा है तो समझ लें इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग।
अब इसी तरह यहाँ पर फिर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी। तो ये कुछ आपको स्टेटमेंट पढ़ी आपने और ये डाटा भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है जी कि फाइंड वेटेड मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब हर स्टूडेंट का वेटेड मीन फाइंड करना है। तो वेटेड मीन फाइंड करने का एक सिंपल सा एक फार्मूला है, अगर वो फार्मूला आप समझ लेते हैं तो आप वेटेड मीन बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। सो इसलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वो फार्मूला कौन सा है। तो ये देखें जी, मैंने आपके सामने ये फार्मूला लिख दिया, वेटेड मीन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि ये मीन का सिंबल होता है, जो भी एक्स है इसके ऊपर बार लगी हुई है तो ये मीन का सिंबल है। अब छोटा सा सार डब्ल्यू लिखा हुआ है तो समझ लें कि वेटेड मीन, ये हो गया वेटेड के लिए और ये हो गया मीन के लिए, तो वेटेड मीन। और ये इसका फार्मूला है जी, फार्मूला क्या है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो ये वेट्स है और एक्स से मराद, लेट्स सपोज अगर आप हंजला की बात करें तो हंजला के लिए ये हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। फिर इसी तरह मूसा की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए ये एक्स हो जाएगा, फिर इसी तरह बाकी भी। और सिग्मा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है कि ये जो वेट्स दिए हुए इसका आप सम कर लें। तो ये तो बड़ा आसान है सम करना, हम अभी ही इसका सम फाइंड कर लेते हैं पहले ही। तो ये आपने देखा जी, मैंने लिख दिया टोटल वेट्स यानी कि जिसको हम कहते हैं सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इन सब को आप ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने ऐड किया तो ये आ गया 10। अब मेन चीज़ है वो आपकी ये चीज़ रह गई, ये तो आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब चूंकि ये हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी तो सबसे पहले हमने, क्योंकि हर स्टूडेंट 4 स्टूडेंट है तो चारों का वेटेड मीन फाइंड करना है। पहले हमने हेडिंग बना लीजिए कि हंजला वेटेड मीन। मैं आपके सामने ना फार्मूला पहले लिख देता हूँ। आप देखें, ये हो गया जी मीन का फार्मूला और ये हो गया वेटेड, यानी कि हम वेटेड मीन फाइंड करने लगे हैं। और फार्मूला आपने देख लिया, ये मैंने दोबारा से लिख लिया। अब ये चीज़ तो हमने फाइंड की है 10, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारे पास इस चीज़ का आ रहा है। अब ये क्या है, ये कैसे फाइंड होगा? तो देखें वेरी सिंपल है, इसमें क्या चीज़ है जी डब्ल्यू। तो ये आपने देखा डब्ल्यू मीन ये वेट है, तो वेट का कॉलम हमें ऑलरेडी पता है, ये गिवन है। तो ये सारा कॉलम हम यहाँ पर बना लेंगे 4 3 2 और ये 1। इसके बाद दूसरी चीज़ एक्स है, एक्स से मुराद हंजला। अब चूंकि हंजला का वेटेड मीन आप फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हंजला वाला जो है ना, वो ये जो कॉलम है ये आपका एज अ एक्स कंसिडर किया जाएगा। सो ये आपने बना लिया यहाँ से देख के, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब डब्ल्यू भी आ गया, एक्स भी आ गया। अब इस सारे को देखें तो वो कह रहा है डब्ल्यू एक्स को आप मल्टीप्लाई कर लें। वेरी सिंपल, क्योंकि डब्ल्यू भी है एक्स भी है, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। सो 70 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें 280, इसी तरह 95 को 3 से तो 285, 80 को 2 से 160 और ये आ जाएगा 55। अब वो कहता है जो आपने डब्ल्यू एक्स फाइंड किया है इन सब को आप जमा कर लें। देखें सिग्मा डब्ल्यू एक्स, ठीक है, इन सब को जब आप जमा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 780। इन सब को ऐड करना है कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये 780 आ जाएगा। इसी तरह ये चीज़ तो वैसे आपने पहले भी फाइंड कर ली थी, लेकिन दोबारा से यहाँ से भी कर सकते हैं। सिग्मा आप डब्ल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब देखें दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है जो कि हमें फार्मूला के अंदर चाहिए। अब सिंपली इसकी वैल्यू हमारे पास ये देखें 780 है, ये वैल्यू मैंने पुट कर ली। इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, ये इधर भी हमने फाइंड की, इधर ऊपर भी फाइंड की थी। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 78। तो ये हंजला का वेटेड मीन हमने फाइंड कर लिया है। अब बिल्कुल इसी तरह बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी हम फाइंड कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं जी मूसा का वेटेड मीन। तो वेटेड मीन का आपको फार्मूला में पहले लिख देता हूँ। देखें ये हो गया जी वेटेड और ये हो गया मीन। तो वेटेड मीन का ये सिंबल है, फार्मूला इसका आप देख चुके हैं, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 10, क्योंकि हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, लेकिन दोबारा से देखते हैं जी। देखें अब ये क्या चीज़ है, इसमें है डब्ल्यू मीन वेट। तो ये देखें मैंने वेट का कॉलम बना लिया, ठीक है, डब्ल्यू लिख दिया सा छोटा सा। अब दूसरी चीज़ है एक्स से मुराद मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो कॉलम है अब ये एज अ एक्स कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो ये कॉलम हम यहाँ पर ये बना लेते हैं जी, ये मूसा का, उसको हमने एक्स कह दिया और ये सारे जो मार्क्स उसके थे हमने लिख लिए। अब वो कहता है कि डब्ल्यू भी आ गया, एक्स भी आ गया। अब वो कहता है डब्ल्यू एक्स, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों मौजूद हैं, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। अब 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, इसी तरह 60 को 3 से 180, ये आ जाएगा 130 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 45, दोनों आ गए। अब वो कहता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स, मतलब डब्ल्यू एक्स की जो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं उन सब को ऐड कर लें। तो इन सब को जब आप कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी सिग्मा डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 675।
वेरी सिंपल, अब ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 675। अब सिग्मा डब्ल्यू ये वैसे हमने स्टार्ट में ही फाइंड कर लिया था, लेकिन यहाँ पर देखें डब्ल्यू से मुराद ये वेट है जो, अब इसका सम करना है, सबको ऐड करें 10 आ जाएगा, तो ये आपने 10 लिख लिया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 67.5, तो ये आपका मूसा का जो वेटेड मीन है वो भी फाइंड हो गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं जी के ज़की वेटेड मीन। अब सबसे पहले वेटेड मीन का जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं जी। ये आपने देखा, ये हो गया वेटेड और ये मीन, वेटेड मीन का सिंबल आ गया। इसका ये फार्मूला है सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। अब हम इसकी पहले वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखें सबसे पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन ये वेट, ठीक है, मैंने लिख दिया डब्ल्यू। अब ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वेट आपको क्या क्या गिवन है जी, 4, 3, 2 और ये 1। अब इसके बाद एक्स, एक्स मैंने आपको बताया कि जो भी आप नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम ज़की की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो कॉलम है, ठीक है, ये ज़की के जो मार्क्स हैं ये एज अ एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो ये आपने देखा मैंने सारे मार्क्स उसके लिख लिए। अब W भी आ गया और X भी आ गया। नेक्स्ट वो कहता है WX, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। वेरी सिंपल, दोनों मौजूद हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें 360, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 165, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। तो ये भी आ गया जी, मल्टीप्लाई हो गया। अब वो कहता है सिग्मा, मतलब इन दोनों का सम कर दें, ठीक है, मतलब ये जो आपने फाइंड किया ना WX, इन सब को आप सम कर लें, ऐड कर लें। वेरी सिंपल है, इन सब को जब आप कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 690 और इसको आप कहेंगे सिग्मा। सिग्मा मीन आपने सम किया है किसका, WX वाली वैल्यूज का। ठीक हो गया जी, ये वैल्यूज फाइंड होगी। अब यहां पर लिख भी लेते हैं जी कि ये 690 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये सिग्मा डब्ल्यू, ये वैसे हमने टॉप पे भी फाइंड किया था, नहीं तो मसला नहीं है। देखें डब्ल्यू मीन सिंपली यानी कि वेट वाली जो वैल्यूज हैं इन सबको ऐड करें तो ये आ जाएगा 10, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया जी 10। अब आप सिंपली इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो देखें 0 0 से कट गया तो ये 69 आ जाएगा, तो ये हमारे पास, तो ये फाइंड हो गया जी सिंपल, यानी कि ज़की का जो वेटेड मीन है वो हमारे पास 69 आ चुका है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं जी कि साले वेटेड मीन। ठीक है, वेटेड मीन का पहले फार्मूला लिख लेते हैं जो कि ये है। देखें ये हो गया वेटेड और ये हो गया मीन का फार्मूला, तो ये वेटेड मीन हो गया ओवरऑल। फार्मूला ये है इसका सिग्मा WX डिवाइड बाय सिग्मा W। अब इसमें सबसे पहले ये जो W है ये मीन वेट है, तो मैंने लिख दिया वेट और ये इसका कॉलम बना लिया 4, 3, 2 और ये 1। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है X, तो ये चीज़ मैंने आपको गाइड की है कि जो भी आप नाम यूज़ कर रहे हैं उसके मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम चूंकि साले की बात करें इसलिए ये कॉलम हमारा एज अ X कंसिडर किया जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास है जी 95, 70, इसके बाद 60 और ये भी है 60। ठीक है जी, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, देखें वो कहता है WX को मल्टीप्लाई कर लें, तो WX को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये WX आना शुरू हो जाएगा। वेरी सिंपल है, W भी है X भी है, जस्ट यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 95 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन बन जाता है जी 380। इसी तरह 70 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 21 और ये 0 आ गया। 6 to 12 ये हमारे पास 120 और ये आ जाएगा 60। अब दोनों चीज़ ये चीज़ फाइंड होगी। अब वो कहता है सिग्मा, मतलब इन वैल्यूज़ का सम कर लें, तो इन वैल्यूज़ का जब आप सम करेंगे तो ये सिग्मा WX इक्वल टू इन सब को आप ऐड कर लें। वेरी सिंपल है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये तकरीबन बन रहा है जी 770 और इसके बाद W मतलब सिग्मा W है, तो ये W की वैल्यूज इन सब का भी सम कर लें तो ये तो वेरी इजी है, ये आपके पास आ जाएगा 10। अब ये वैल्यूज़ इसकी जगह आप लिख लेंगे 770, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 770 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये कैंसिल होके ये हमारे पास आ जाएगा 77। तो यहाँ पर ये देख आप सकते हैं कि साले वेटेड मीन हमने फाइंड कर ली है जो कि है 77। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी, वेटेड मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब चारों की फाइंड करनी थी, तो चारों की हमने फाइंड कर ली है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन नंबर 3 है और इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड थोड़ा सा शॉर्टकट है, इजी भी है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेकंड मेथड पे आ जाते हैं, तो उन्होंने नहीं पढ़ा होता, उन्हें नहीं समझ आती ये क्या सब कुछ लिखा हुआ है। तो मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट, ठीक है 4 स्टूडेंट हैं, ये आपके सामने नाम है उनके, हंजला, मूसा, ज़की एंड साले, उनके ये मार्क्स दिए हुए, ठीक है ये मार्क्स दिए हुए नीचे उनके।
ऑफ क्लास 9, ये चारों स्टूडेंट क्लास 9 के हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इनके मार्क्स दिए हुए इन 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये सब्जेक्ट का कॉलम है जिसमें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आउट ऑफ 100 ये जो मार्क्स है ना, ठीक है, हंजला के लाइक मैथमेटिक्स में 70 हैं, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 80, बायोलॉजी में 55। तो ये जो है ये आउट ऑफ 100 है, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट, द वेट्स ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस आर आल्सो गिवन, ठीक है। हर सब्जेक्ट का वेट्स भी दिया हुआ है, लाइक ये आप देख सकते हैं, मैथ्स का जो है 4 है, फिजिक्स का 3, केमिस्ट्री का 2 और बायोलॉजी का 1, यानी कि हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मैथमेटिक्स को उसका वेट 4 रखा है, समझ लें ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस समझी गई है। तो खैर आगे अब देखते हैं जी नेक्स्ट इसमें हम करना क्या है। टेबल की तो थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई है। अब इसमें ये कहा गया है कि फाइंड वेटेड मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब चारों की आपने वेटेड मीन फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल है जी। सबसे पहले मैं आपके सामने वेटेड मीन का फार्मूला लिख देता हूँ जिससे आपने सारा कुछ फाइंड करना है, ताकि आपको पहले ही वो पता चल जाए। तो वेटेड मीन, और इसका एक सिंबल है जी, देखें मीन का तो सिंबल आपने पढ़ा था, या अरिथमेटिक मीन मैंने आपको कहा था, उसको सिंपल मीन भी कहते हैं। जो भी सिंबल है उसके ऊपर छोटी सी लाइन लगा देंगे, और वेटेड है तो साथ आप छोटा सा डब्ल्यू लिख दें, तो ये हो गया वेटेड मीन। अब इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय ये सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। अब मैं आपको मजीद भी चीज़ें आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। पहले चलें देख लेंगे, डब्ल्यू से मुराद ये वेट्स है, ठीक है, और एक्स से मुराद जब आप वेटेड मीन फाइंड करेंगे हंजला की तो ये एज एक्स हो जाएगा, जब मूसा की फाइंड करेंगे तो ये कॉलम एज एक्स कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और सिग्मा डब्ल्यू मतलब आप ये जो वेट्स दिए इन सबको ऐड कर लें। ये तो वेरी सिंपल है, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब चूंकि ये वेरी सिंपल है इसलिए इसको हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल वेट, ठीक है, इसको आप टोटल वेट भी कह सकते हैं। और टोटल वेट कैसे फाइंड करेंगे, इन सबको ऐड करने से। तो ये 4 + 3 + 2 और +1, इन सब को ऐड करें तो ये आ जाएगा 10। सॉरी, यहाँ पर टोटल वेट को आप ये सिंबल भी लिख दें ताकि ज़रा थोड़ा सा ये बेहतर हो जाएगा। तो ये सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया जो कि आ गई है 10। अब हम वेटेड मीन फाइंड करते हैं जी इन सब स्टूडेंट का। तो सबसे पहले हम हंजला का फाइंड करते हैं। तो ये हेडिंग बना लीजिए कि हंजला वेटेड मीन। तो पहले वेटेड मीन का जो फार्मूला है ये एक्स और छोटा सा डब्ल्यू, ठीक है, वेटेड मीन और सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय ये सिग्मा डब्ल्यू। अब आपने वेरी सिंपल देखें जी, टेबल आपने नहीं बनाना। पार्ट मेथड 1 में आपने क्या किया था कि हर एक के लिए आप टेबल बना रहे थे। अब यहाँ पर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब डब्ल्यू क्या चीज़ है, डब्ल्यू मीन ये वेट है, ये वेट हो गया। अब एक्स क्या चीज़ है, क्योंकि अभी हम हंजला की बात करें तो इसलिए हमारे पास सिर्फ ये कॉलम होगा, एक कॉलम वेट वाला, ठीक है, डब्ल्यू, दूसरा एक्स, एक्स मीन ये हंजला है। तो ये 2 कॉलम आपने अभी देखने हैं। तो देखें इन दोनों को आपने क्या करना है, डब्ल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 70 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 70 × 4। अब वो कह रहा है कि बाकी भी तो है ना आप, ठीक है, और भी 70 तो नहीं है सिर्फ, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो साथ साथ आपने सिग्मा का मतलब है सबको ऐड करते जाए। तो यहाँ पर आपने प्लस बना लिया। अब नेक्स्ट 95 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपने देखा जी 95 × 3 कर लिया, फिर प्लस। इसी तरह 80 × 2, तो यहाँ पर ये 80 मल्टीप्लाई आ गया 2, फिर प्लस। और लास्ट वन है जी 55 × 1, तो ये 55 × 1 सबको ऐड कर लिया। देखें वो कह रहा था दोनों को मल्टीप्लाई करें, और सिग्मा का मतलब है साथ साथ अगर 4 है ना, टोटल 4 सब्जेक्ट हैं तो सबके मार्क्स साथ ऐड होते जाएंगे। और ये सिग्मा डब्ल्यू आपने ऊपर फाइंड किया हुआ है जो कि बन रहा है 10, ठीक है, वेट मतलब सबका ऐड करें तो ये आ रहा था 10। अब आपने देखा कि आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 280, ठीक है, फिर प्लस। अब इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 285, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8 × 16, तो ये 160, ठीक है, और फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 55 और डिवाइड बाय आ जाएगा 10। अब आपने क्या करना है जी, इन सब को ऐड करना है। तो आगे जगह नहीं है तो नहीं, तो मैं इसलिए नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ। इन सब को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 780 डिवाइड बाय 10, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 78। तो ये आपने देखा जी कि हंजला का वेटेड मीन हमने फाइंड कर लिया जो कि 78 है। फर्स्ट मेथड में आप ये देखें तब भी 78 है, इसमें देखें तब भी 78 है। अब जो इजी लगता है आपको।
अब जी बिल्कुल इसी तरह हमने मूसा का वेटेड मीन फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं जो कि है जी सिग्मा, सॉरी ये एक्स बार और ये छोटा सा डब्ल्यू, तो ये वेटेड मीन और इसका आगे फार्मूला है सिग्मा डब्ल्यू एक्स और डिवाइड बाय ये सिग्मा डब्ल्यू। अब इसमें अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से बता रहा हूँ। देखें डब्ल्यू से मुराद आपका ये कॉलम है वेट वाला, और एक्स से मुराद चूंकि अभी मूसा की बात करें तो इसलिए ये कॉलम होगा। तो अब एक कॉलम ये वाला और एक ये, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। अब इसमें वो क्या कह रहा है, डब्ल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये समझ लें वेट है और ये डब्ल्यू है वेट और ये एक्स है। 80 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बेशक लिख लें 80 मल्टीप्लाई ये 4 फिर प्लस, आप चूंकि सिर्फ एक तो नहीं है अब बाकी भी हैं, 60 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, 60 मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस। अब प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखेंगे सिग्मा का मतलब है सबको ऐड करते जाए। अब इसी तरह 65 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 65 मल्टीप्लाई आ गया जी 2, फिर नेक्स्ट प्लस। अब इसी तरह 45 मल्टीप्लाई 1, तो ये 45 मल्टीप्लाई 1 सबको ऐड कर लिया साथ साथ। अब सिग्मा डब्ल्यू मतलब वेट वाले जो कॉलम है इन सबको आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 10। अब मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करें, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 4 32, ये 32 यानी कि 320 आ गया, फिर प्लस 63 ये आ जाएगा 80 180 प्लस, और ये आ जाएगा जी 130 और फिर प्लस ये आ जाएगा 45, डिवाइड बाय आप कर लेंगे 10। इन सब को आप ऐड करें कैलकुलेटर के ऊपर तो ये आ जाएगा 675, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये 67.5। तो ये वेटेड मीन फाइंड हो गया जी मूसा का। अब जी बिल्कुल इसी तरह ज़की का वेटेड मीन फाइंड करेंगे। तो ये वेटेड मीन का मैंने फार्मूला लिख लिया है। अब देखें यहाँ पर डब्ल्यू तो आपके लिए क्लियर है, ये वेट्स है, और एक्स से मुराद अब चूंकि ज़की की हम बात करें तो ये आपका कॉलम होगा। अब ये कॉलम और ये कॉलम आपस में सॉल्व होंगे तो डब्ल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो 90 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर लिखते जाएं जी साथ साथ 90 मल्टीप्लाई 4 फिर प्लस, क्योंकि ये सिग्मा है मतलब सबको ऐड भी करना है। इसी तरह 55 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, सो ये 55 मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस, आप 50 मल्टीप्लाई 2, 50 मल्टीप्लाई 2 और फिर प्लस 65 है, 65 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू मतलब ये वेट का जो सम किया हुआ है आपने, ये आपके पास है 10। अब आप इनको सॉल्व करें 9 4 ये आ जाएगा जी 360 प्लस ये 165 फिर प्लस ये 100 और प्लस ये आ जाएगा 65, ठीक है। डिवाइड बाय आप 10 करें, इन सब को ऐड करें, इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो ये तकरीबन 690 बन रहा है, डिवाइड बाय 10 और इन दोनों को सॉल्व करने से ये आ जाएगा 69। तो ये ज़की का जो वेटेड मीन है वो हमारे पास आ चुका है 69। और बिल्कुल इसी तरह जी अब साले का वेटेड मीन फाइंड करेंगे। वेटेड मीन का ये मैंने फार्मूला लिख लिया है। अब इसमें जो डब्ल्यू है वो आपका ये वेट वाला कॉलम है, और एक्स से मुराद चूंकि साले की बात हो रही है तो ये आपका कॉलम होगा। अब डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करना है तो 95 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 95 है, ठीक है 95, चलें दोबारा से लिख लेते हैं 95 मल्टीप्लाई 4 फिर प्लस 70 मल्टीप्लाई 3, 70 मल्टीप्लाई 3 प्लस 60 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 60 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू आपने किया हुआ ये 10 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 380 आ जाएगा, फिर प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 210 और ये आ जाएगा 120 प्लस 60 डिवाइड बाय 10। इन सब को आप ऐड कर लें तो ऐड करने से ये आएगा 770 और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये 77 आ जाएगा। तो ये आपने देखा जी साले का वेटेड मीन भी हमने फाइंड कर लिया जो कि 77 है। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आपने इजीली जो है ना सबका वेटेड मीन फाइंड कर लिया है। बेशक यहाँ पर एंड पर लिख भी दें तो ये एंड पे हमने एक सिंपल सा उस आंसर की समरी बना दी है कि वेटेड मीन ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब का जो है ना हमने वेटेड मीन फाइंड कर लिया। इसको ऐसे करके आप इसका साथ लिख दें, आंसर थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, ज़रा बेहतर हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कुछ एक टेबल आपको दिया हुआ है। रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। ये कुछ आपको टेबल दिया हुआ है लाइक 0 से 5 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है
और फिर इसी तरह 5 से 10 तक 7 है। हर इसमें हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा सेट। इसकी हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। देखिए जी, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अरिथमेटिक मीन तो हमने पहले भी फाइंड की है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अरिथमेटिक मीन के दो फार्मूला हैं, ठीक है, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन ग्रुप डाटा वाला है या अनग्रुप है? तो ये बात मैंने आपको समझाई थी कि वो क्वेश्चन जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हो, ठीक है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी वो आपका ग्रुप डाटा होगा, ठीक है। सो इसलिए अब हमारा डाटा ग्रुप डाटा है तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दिया हुआ है। पहले थोड़ा सा फार्मूला को समझ लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें जी, ग्रुप डाटा है चूंकि फ्रीक्वेंसी मौजूद है, अब ये फार्मूला यूज होगा। अब ये है क्या, देखें ये सिंबल तो है अरिथमेटिक मीन का। अब सिग्मा इसमें साथ एफ आ गया, एफ मीन, क्योंकि आपको मैंने बताया ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी होती है तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई है इसमें, बाकी ये एक्स और डिवाइड बाय ये सिग्मा एफ। वेरी सिंपल है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखें अब सबसे पहली बात कि हमें एफ चाहिए। एफ तो हमारे पास ये है, ये फ्रीक्वेंसीज को एफ ही कहा जाता है, तो यहाँ पर हम एफ लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है एक्स। अब एक्स क्या चीज़ है यहाँ पर, एक्स से मुराद इसी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, वो आपका एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पर आप नेक्स्ट कॉलम बना लें मिड पॉइंट का, ठीक है, इसको आप क्लास मार्क भी कह सकते हैं लेकिन ज़रा आसान है, ये मिड पॉइंट्स, ठीक है, मिड पॉइंट्स कह दें और ये आपका हो जाएगा एक्स। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल है जी। देखें अब 0 से 5 इन दोनों को ऐड करें, 0 + 5 करें और डिवाइड बाय 2 कर दें, ठीक है। ऐसे मैं आपके सामने ये कर देता हूँ, फर्स्ट कर देता हूँ, बाकी ऐसे लिख दूंगा 0 + 5 डिवाइड बाय आप 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 0 5 डिवाइड बाय 2, तो ये 2.5। अब बिल्कुल इसी तरह जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5। ये वैसे मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था, अगर क्लासेस सब क्लासेस का जो साइज है वो सेम है, ठीक है, लाइक इसका देखें 5 है, इसका भी 5 ही बन रहा है, सबका 5 है, तो आप पहला निकाल के बाकी उसमें 5 ऐड करते जाएं। अब 2.5 में 7 ऐड करें तो 7.5 में 5 ऐड करें तो 12.5। नहीं तो दूसरा तरीका आपको पता है, दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है, इसी तरह दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, या आप इसी में ही 5 ऐड कर लें तो ये 17.5 और इसमें जब ऐड करेंगे 5 तो ये 22.5। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया जी, मिड पॉइंट्स। अब हमारे पास यानी कि अब एफ भी है और एक्स भी है, दोनों चीज़ें आ गई है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये एफ एक्स, इसका मतलब है नेक्स्ट कॉलम हमारा बन जाएगा एफ एक्स का। अब ये भी बहुत आसान है क्योंकि एफ भी है एक्स भी है, जस्ट इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलें फर्स्ट में बना देता हूँ ऐसे कि 5 × 2.5, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 12.5। बाकी 7 को इसी तरह इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है जी 52.5। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये जो एफ एक्स का कॉलम है ये भी आपने बना लिया, ठीक है। इसको आप स्केल्स वगैरह यूज़ करके मज़ीद अच्छे से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, अब ये है कि जो आपने एफ एक्स फाइंड किया, ये आप इसका सिग्मा मतलब सबको ऐड कर लें, इन सब नंबर को आप ऐड कर लें तो ये आपके पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। इन सब को कैलकुलेटर के ऊपर आप ऐड करें तो ये 340 बन रहा है। अब दूसरी चीज़ सिग्मा एफ, तो ये एफ का कॉलम है, इन सब को आप ऐड कर लें तो ऐड कर लेते हैं जी। ये हमारे पास सिग्मा एफ, इन सब को ऐड करने से तकरीबन ये बन रहा है जी 30, ठीक है, तो ये 30 आ गया। अब दोनों चीज़ें आ गई, जस्ट इनको डिवाइड करना है तो अरिथमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा। अब दोबारा से यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं जो कि है अरिथमेटिक मीन का सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय ये सिग्मा एफ इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हमारे पास है जी 340 और डिवाइड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू है हमारे पास 30। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 11.33, ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, ये आपका फाइनल आंसर है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है।
फाइंड अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ नंबर ऑफ डिटर्जेंट्स पैक सोल्ड अगेंस्ट इट्स मैस इन केजी। सिंपल सा मतलब ये है कि आपको लेट्स सपोज डिटर्जेंट का एक पैक है जी, जिसका मैस है वो 1 से 9 केजी तक हो सकता है। अब वो कितने सोल्ड हो गए जी? 10। इसी तरह फिर जो 10 से लेकर 18 केजी वाले हैं वो 15 सोल्ड हुए हैं, और इसी तरह फिर 19 से 27 केजी वाले जो हैं वो 18। तो इसी तरह ये डाटा आपको दिया हुआ है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है? अरिथमेटिक मीन। एक क्वेश्चन जी 5 को स्टार्ट करने से पहले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों में आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो ये है कि यहाँ पर देखें 0 से 5, और अगेन नेक्स्ट जो क्लास है वो फिर उसी नंबर से स्टार्ट हो रही है 5 से 10, और फिर ये देखें ये दोबारा से ये 10 से 15। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 1 से 9 और फिर नेक्स्ट नंबर स्टार्ट हो जाता है 10 से 18, और फिर देखें तो ये 19 से 27। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये फिर मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका यहाँ पर क्वेश्चन में अफेक्ट क्या पड़ेगा। चले हैं जी, अब दूसरी बात कि हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन के दो फार्मूलाज हैं जी हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। तो क्या हमारा क्वेश्चन कौन सा वाला है, ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। देखिए बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है कि आप जैसे 1 से 9 तक कितने नंबर्स रिपीट हुए हैं, वो 10 है, ठीक है। ये एक नंबर यानी कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो 10 से लेकर 18 तक केजी वाले कितने दफ़ा वो आए हैं? 15। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही होती है, इसलिए ये हमारा ग्रुप डाटा है। और ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये वाला फार्मूला है, ठीक है। अब आप अगर देखें तो अब जब मैंने आपको ये चीज़ बताई कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये उसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मतलब नंबर्स में गैप आ गया है। तो जब भी गैप आ जाए तो आप क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। लेकिन एक बात, वैसे इस क्वेश्चन में अगर आप क्लास बाउंड्रीज बनाएं या ना बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी बनाते तब भी चल जाएगा, बना लेते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर हम सपोज बना लेते हैं क्लास बाउंड्रीज ताकि ये जो गैप है ना ये कवर हो सके। लाइक 9.5 देखें ना तो इधर आ रहा है ना ही इधर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बना लेंगे क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। वैसे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर वैसे काम की नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ये आइडिया हो जाए बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी क्लास बाउंड्रीज अब कैसे बनाई जाती हैं ये भी आपको आइडिया है कि इसमें से, ठीक है, लोअर जो लिमिट है इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, और इसमें 0.5 ऐड कर लेंगे तो ये 9.5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास के लिए यही नंबर आ जाता है 9.5 और ये 18.5, इसके बाद ये 18.5 और ये 27.5, इसके बाद जी ये आ जाएगा 27.5 और ये 36.5, फिर ये 36.5 और ये 45.5। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन चलें, असल जो चीज़ है हमारे पास वो हमने देखें, फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है। अब एक्स हमें चाहिए। एक्स क्या चीज़ है? तो एक्स बेसिकली मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट आप इसका निकालें या इसका निकालें वो आपकी मर्जी है, दोनों में से सेम आंसर ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर ये ना बनाए तब भी कोई मसला नहीं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं जी मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट्स हो गए जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मिड पॉइंट निकालने का तरीका आपको आता है जी, वो क्या है कि आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, ठीक है। लाइक 0.5 प्लस 9.5 और डिवाइड बाय आप कर लें 2, ठीक है। तो आप इन जिनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5। वैसे आप देखें 9 + 1 करें 10, 10 डिवाइड बाई 2 तब भी 5 ही आएगा। सो इसलिए आप चाहे इससे निकालें या इससे निकालें एक ही आंसर आएगा। अब चूंकि सब में जो साइज एंड क्लास इंटरवल का वो देख लें, अगर तो वो सेम है फिर तो आप ऐड कर दें, नहीं तो बेहतर ये है कि आप दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर लें। तो ये आप मिड पॉइंट आ जाएगा 14। इसी तरह इन दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड करें तो ये 23। इसके बाद अगर हम ये देख लें कि इनमें डिफरेंस कितना, देखें 10 - 1 9 का डिफरेंस है। इसी तरह ये भी 9 है, ये भी 9 बन रहा है, ये भी 9। तो आप 5 में 9 ऐड करें तो ये 14 आ जाएगा। इस तरह 14 में 9 ऐड करें 23, 23 में आप 9 ऐड करें तो ये आ जाएगा 32, 32 में 9 ऐड करें तो 41। तो इस तरीके से भी आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं।
सो ये आपका नेक्स्ट कॉलम बन गया जी मिड पॉइंट्स का। इसको हम ऐसे कर लेते हैं सबको। सो ये हो गया जी। अब हम देखें हमारे पास एफ भी है और हमारे पास एक्स भी है। अब दोनों को एफ एक्स यानी कि मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास एफ एक्स का कॉलम बन जाएगा। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी एफ एक्स। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, देखें एफ को यानी कि 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50। इसी तरह आप 15 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये 210 आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 414। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 480 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 492 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका नेक्स्ट कॉलम बन गया। तो अब मेन चीज़ देखें जी कि अब हमें एफ एक्स जो आपने फाइंड किया है ना, इसका सिग्मा मतलब सम करना है इन सब का। तो यहाँ पर हम कर लेंगे जी ये सिग्मा एफ एक्स, इन सब को आप कैलकुलेटर पे ऐड करें तो ये आपके पास 1646 आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें चाहिए सिग्मा एफ, तो ये एफ का कॉलम है, इन सब को आप ऐड कर लें तो ये आपके पास सिग्मा एफ आ जाएगा और ऐड करने से ये बनता है 17। अब वेरी सिंपल, अब हम दोबारा से यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा के लिए जो है वो ये फार्मूला है जी। अब यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। इस सारे की वैल्यू आपके पास 1646 है, डिवाइड बाय ये वैल्यू आपके पास 70 है। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 23.51 और यही आपका फाइनल आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा दिया हुआ है, हमने मीडियन फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम मीडियन के बारे में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा, 3 बातें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है ना ये यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट के मीडियन का जो सिंबल है ये आपको एक्स नज़र आ रहा है, जो भी लेटर है एक्स है वाई है जी है, उसके ऊपर आप इस तरीके से साइन बना देंगे। तो इसको आप रीड करेंगे रीड एज एक्स टिल्ड। ठीक है, ये सिंबल है, ये याद रखना है मीडियन का। अब दूसरी बात, इसकी डेफिनेशन, ये मीडियन है क्या? द सेंट्रल और मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन अरेंज डाटा। ये बात याद रखनी है कि आप डाटा को अरेंज करेंगे और फिर उसमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी वो आपका क्या कहलाएगा? मीडियन। ये 2 बातें होगी। अब तीसरी बात, इसका फार्मूला। अब मीडियन का फार्मूला क्या है और फिर हम क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्मूला में भी इसमें भी 2 ग्रुप हैं, जैसा कि आपने मीन में देखा था, यहाँ पर भी ऐसे ही है कि मीडियन का जो अनग्रुप के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए अलग से फार्मूलाज हैं और ग्रुप डाटा के लिए अलग से फार्मूलाज हैं। अब क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको ये बताया था कि जो अनग्रुप डाटा कौन सा होता है और ग्रुप डाटा कौन सा होता है। देखिए अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो। अब देखें ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, सिंपल डाटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनग्रुप डाटा है। सो अभी हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे काम का फार्मूला है वो ये वाला होगी, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो अनग्रुप डाटा है। इस तरीके से फिर हम ये जो ग्रुप डाटा वाले फार्मूलाज हैं इनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे जाके हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ये पार्ट 1 है जी। ठीक है, और इसमें अगर हम फार्मूला को देखें तो एक अनग्रुप डाटा में भी 2 टाइप्स है, एक ऑड के लिए अलग से फार्मूला है और इवन के लिए अलग से है। अब ये इवन ऑड यहाँ पर क्या चक्कर है, तो आप क्या करें जी, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ ये इवन ऑड क्या है। तो समझ लें कि इसका पहला जो स्टेप है, ठीक है, 3 स्टेप आपने याद रखने हैं। जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने इसको अरेंज डाटा में कन्वर्ट करना है। अरेंज डाटा कैसे? लेट्स सपोज मैं इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर ये है कि आप छोटे से लेकर बड़े तक इस तरतीब के साथ नंबर लिख लें। अब सबसे छोटा नंबर 1 है, सो यहाँ पर आपने 1 लिख लिया। 1 के बाद फिर 2 है और फिर यहाँ पर आता है जी 3, फिर 4 और फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ठीक है, ये 5, 6 और ये 7। आपने इस डाटा को एक अरेंज डाटा में कन्वर्ट कर लिया। अरेंज डाटा में इसमें क्या ऑर्डर रखा जी? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है जी कि आपने n की वैल्यू लिखनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये n क्या चीज़ है? n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 7। अब आप मुझे बताएं कि ये 7 जो है ये एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है? सो यहाँ पर 7 एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ
अब आप जो मीडियन का फार्मूला यूज़ करेंगे वो आड वाला यूज़ करेंगे, बस इतनी सी बात है। ये आपका पहला स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में आपने डायरेक्ट फार्मूला लिख के सॉल्व कर देना है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी मीडियन, और इसका जो फार्मूला है ये वाला आड वाला n+1 डिवाइड बाय 2, और इसके साथ आपने छोटा सा लिखना है TH और ये वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी आपको समझ आ जाएगा। देखें, सबसे पहले आप लिखें n की जगह लिखें 7, ये आपने कर दिया 7+1 डिवाइड बाय 2, और ये आपने इसी तरह लिख दिया। अब 7+1 क्या होता है जी, 8 डिवाइड बाय 2, और ये इसी तरह साथ वैल्यू। 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और आगे आप लिख लें ये, अब ये बन जाएगा फोर्थ वैल्यू। ठीक है, अब फोर्थ वैल्यू कौन सी, फोर्थ वैल्यू आपने अरेंज डाटा के अंदर देखनी है। यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, आपने क्या करना है जी, फोर्थ वैल्यू इन अरेंज डाटा। ठीक है, अरेंज डाटा। अब हमारे पास अरेंज डाटा ये वाला है, इसके अंदर देखें फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 और ये 4, ये आपका आंसर है। इसका मतलब है फोर्थ वैल्यू आपकी बन रही है 4। सो ये आपका मीडियन फाइंड हो गया। तो इसका मतलब है ये जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो हमारी 4 है। वैसे आप एक नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं। देखें, अब लेट्स सपोज अगर हम 3 नंबर इधर से निकाल दें और 3 नंबर इधर से निकाल दें तो ये मिडिल में आती है। सो ये आपका मीडियन हो गया। लेकिन इस प्रोसीजर के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो ये आपका पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। अब जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, और ये डाटा दिया हुआ है। देखिए, मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं। नंबर 1, पहला स्टेप कि आप डाटा को असेंडिंग आर्डर में लिख लें। अब असेंडिंग आर्डर मीन छोटे से लेकर बड़े तक। अब यहां पर आपको कैसे समझ आएगी कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूं। वो ट्रिक क्या है कि आप यहां पर देखें, ये 0 है सपोज, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 1 2 3 और वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चलते जा रहे हैं। और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है, -1 -2 -3, और ये नंबर कंटिन्यू है। यहां पर एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप राइट साइड पर मूव करेंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो चलें मैं यहां पर एरो बना देता हूं कि जब आप राइट साइड पर मूव करेंगे तो नंबर क्या हो जाएंगे, ग्रेटर। मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगा, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी। जब आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो नंबर जो है वो छोटे होते जाएंगे, स्मॉलर। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें। ठीक है, एग्जांपल क्या है जी, लेट्स सपोज आप यहां पर खड़े हैं 3 के ऊपर। अब हम लेफ्ट साइड पर जाते हैं। देखें 3 से आप, मैं देखें इधर आ रहा हूं, 2 1। अब मुझे बताएं नंबर क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये याद रखना है कि इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इस नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे तो नंबर आपके छोटे होते जाएंगे। इसी तरह -1। ठीक है, देखें 3 2 1 0 -1 -2। अब इसका मतलब है ये नंबर बड़ा है और ये नंबर आगे छोटा है, ये उससे भी छोटा नंबर है। तो इससे पता चला कि जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं वो जितना बड़ा नंबर है उतना वो छोटा कंसिडर किया जाएगा। और इसी तरह जब आप राइट साइड पर जाते हैं, जैसे सपोज आप यहां पर हैं, 0 पर हैं, अब देखें 1 2 3, आप राइट साइड पर जा रहे हैं तो नंबर बड़े होते जा रहे हैं। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि जो नंबर जितना नेगेटिव में बड़ा है उतना वो छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर -8 है। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे -8, फिर आ जाएगा -6, फिर -4 और फिर -2। ठीक है, फिर इसके बाद आप 2, ठीक है, प्लस वाला, फिर 4 6 और 8। ये इसका एक ऑर्डर है, ये सबसे छोटा नंबर है, फिर इस तरह ये बड़े होते जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आप क्या लिखते हैं जी, के नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8। अब मुझे बताएं 8 एक ऑड नंबर है या इवन है। 8 एक इवन नंबर है। सो अब हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे जी, इवन वाला। वो मैं आपको भी दिखा देता हूं पहले। तो यहां पर हम लिख लेते हैं मीडियन, और ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, अगर आप दोबारा से देख लें कि ये अनग्रुप डाटा के अंदर भी 2 ग्रुप थे, एक ऑड का और एक इवन का। तो अभी हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो इवन है, सो ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये फार्मूला मैं यहां पर लिख लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये फार्मूला मैंने लिख लिया है जी। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखें 1/2, और यहां पर n की वैल्यू हमें पता है 8 है, 8/2, और ये साथ आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना। ये आप लिखें ऐसे TH और ये वैल्यू प्लस, क्योंकि इसका एक मीनिंग है, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ क्या मीनिंग है। वैसे आपको समझ आ गया होगा।
अब इसी तरह 8 की जगह आप n की जगह आप 8 लिखें तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और ये साथ इसी तरह ये वैल्यू। अब आपने क्या करना है जी, अगर आप देखें 1/2 और ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और आगे साथ लिख लें, ये बन जाता है फोर्थ वैल्यू, फिर प्लस। अब बिल्कुल इसी तरह 8 प्लस 2 10 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 5 और आगे ये आ जाएगा ऐसे फिफ्थ वैल्यू। अब आपने क्या करना है, ये फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू देखनी है कहाँ पर, अरेंज डाटा के अंदर, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर नहीं देखना, इसके अंदर देखनी है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, 1/2 इसी तरह कर दिया। अब फोर्थ वैल्यू देखें 1 2 3 और 4, ये फोर्थ वैल्यू है -2। सो यहाँ पर आप इसकी जगह लिख देंगे -2, फिर आगे ये वाला प्लस। अब फिफ्थ वैल्यू कौन सी बनती है, 1 2 3 4 और ये 5, तो 2 आ जाता है जी, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 2। अब आप खुद देखें -2 प्लस 2 ये तो 0 हो जाएगा और 0 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाता है जी 0, ठीक है, 0/2 और ये सारा जब भी 0 ऊपर आ जाए और कोई भी नंबर हो नीचे जो मर्जी हो, ऊपर अगर 0 है तो ये सारा 0 हो जाता है। सो ये आपका आंसर आ गया जी। आप जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले आप इसको लिख लें जी असेंडिंग आर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम असेंडिंग आर्डर से क्या मुराद है जी, छोटे से लेकर बड़े तक। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 0 है तो ये आपने 0 लिख लिया, सॉरी 0 नहीं है, 0 से पहले नेगेटिव नंबर भी जो है वो छोटे होते हैं 0 से भी। सो यहाँ पर आप पहले सबसे छोटा नंबर -3 है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे -3 के बाद -2, ठीक है, और फिर 0 आएगा, ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो 0 के बाद फिर 1 है, 1 के बाद अब नेक्स्ट भी 2 नहीं है, ये 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, फिर 5 है और फिर ये 6 है, ठीक है। आप देख लें ये सारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर हैं, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे नंबर हमने लिख लिए छोटे से लेकर बड़े तक। ये हमारा पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज। ये टोटल वैल्यूज कितनी है, जैसा कि अभी हमने देखा कि ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर 8 लिख लें। अब देखें 8 कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड है, 8 एक इवन नंबर है। अब आप यहाँ पर मीडियन का फार्मूला यूज कर लेंगे, इवन वाला, ठीक है। ऑड का अलग से है और इवन का अलग से है। तो इवन का क्या फार्मूला है जी, 1/2, ठीक है। अब आपको ज़बानी याद होना चाहिए और ये n डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू फिर आ जाता है जी प्लस और n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और साथ ये आ जाता है वैल्यू। अब आप क्या करेंगे 1/2 और देखें n की वैल्यू आपके पास 8 है, सो ये 8/2 और साथ ही इसी तरह वैल्यू प्लस। अब इधर भी आ जाएगा 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया जी वैल्यू। अब नेक्स्ट 1/2, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और आगे साथ लिख लेंगे फोर्थ वैल्यू, ठीक है, प्लस 8 प्लस 2 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये फिफ्थ वैल्यू बन जाएगी। अब नेक्स्ट आप देखें अरेंज डाटा के अंदर फोर्थ वैल्यू कौन सी है और फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, ये इसी तरह आ जाएगा 1/2। फोर्थ वैल्यू है जी हमारे पास, ये रेंज डाटा है 1 2 3 4, ये फोर्थ वैल्यू है 1, यहाँ पर आप लिख लेंगे 1, फिर आगे ये वाला प्लस। अब फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 3, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे जी 3। आप सिंपल, वेरी सिंपल इसको सॉल्व कर लें तो देखें 1 + 3 ये आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। अब 4 को आप सिंपली इस तरह सॉल्व कर लें या 4 1 चले ऐसे कर लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 कर लें और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। सो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। सबसे पहला काम कि आप इसको असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी असेंडिंग आर्डर। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है, चलें वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर नेगेटिव वाले होते हैं, तो नेगेटिव वाला एक ही है, ये -3। अच्छा, अब स्टूडेंट पूछते हैं सर देखें -3 2 दफ़ा आ गया है, तो क्या हम एक दफ़ा लिखें या 2 दफ़ा लिखें? तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो नंबर, ये जितने नंबर हैं सारे नंबर लिखने हैं। अब -3 है, दोबारा से है तो आप दोबारा से लिख दें -3, ठीक है। अब इसके बाद छोटा नंबर, नेक्स्ट जो नंबर इसके बाद आता है वो है जी हमारे पास 1 भी देखें 2 दफ़ा, एक इधर है और एक इधर है, आप 2 दफ़ा लिख दें ऐसे। फिर इसके बाद 1 के बाद 2, ये हमने लिख दिया जी 2 एक ही दफ़ा है।
फिर इसके बाद 3 आ रहा है, 3 देखें 2 दफ़ा है तो आप ऐसे लिख लें 3 और ये 3 के बाद 4 भी 2 दफ़ा है तो ये 4 और ये 4। नंबर आपने कोई स्किप नहीं करना, सारे नंबर आपने लिख देना है। अब दूसरा स्टेप आपका नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब बताएं 9 कौन सा नंबर है, ऑड है या इवन है? सो 9 एक ऑड नंबर है, ठीक है। और अब जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे मीडियन का वो ऑड वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं ऑड का। ऑड का फार्मूला है जी n+1 डिवाइड बाई 2। ये वेरी सिंपल है, ठीक है, ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब आपने क्या करना है जी, n की जगह लिखना है 9, तो 9+1 डिवाइड बाई 2 और साथ ये आ जाएगा वैल्यू। इसके बाद 9+1 ये हो जाता है 10 डिवाइड बाई 2 और ये वैल्यू। 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और साथ लिख लेंगे ऐसे, ये बन जाता है 5th वैल्यू। अब आपने क्या करना है, 5th वैल्यू कहाँ पर देखनी है जी, ये 5th वैल्यू इन अरेंज डाटा। ये बात याद रखनी है। स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वो दूसरा डाटा जो अरेंज नहीं है उसके अंदर देख लेते हैं, जबकि आपने 5th वैल्यू इस डाटा के अंदर देखनी है जो अरेंज है। 1 2 3 4 और 5 ये 5th वैल्यू है 2। सो यहाँ पर 5th वैल्यू हमारे पास बन रही है 2 और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। देखें सॉरी जो है ना, ये सारा डाटा मैंने डाटा लिख दिया, आप बेशक असेंडिंग डाटा या ऑर्डर जो भी वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। हम चूँकि ऑर्डर का वर्ड लिख लें, ऑर्डर ही लिख लेते हैं। अब देखें सारे नंबर एक जैसे हैं इसलिए सारे लिख दिए। अब दूसरा काम के n की वैल्यू, मतलब ये नंबर्स कितने टोटल 1 2 3 4 5 और 6 एक इवन नंबर है। सो यहाँ पर आप मीडियन का फार्मूला यूज़ करेंगे इवन वाला। अब हम क्या करेंगे जी 1/2 और n की जगह आप लिख लेंगे 6/2 और ये साथ इसी तरह वैल्यू, फिर प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 6 + 2 डिवाइड बाई 2 और ये वैल्यू, ठीक है जी। अब 1/2 देखें 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे थर्ड लिखते हैं लेकिन चले ऐसे ही लिख दें। और प्लस 6 + 2 होता है जी 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4th वैल्यू। अब 1/2 अरेंज डाटा के अंदर आप देखें थर्ड वैल्यू कौन सी है, तो 1 2 सारे एक जैसे नंबर हैं। सो थर्ड भी जो है वो 4 है और 4th वैल्यू भी हमारे पास 4 है। तो 1/2 सॉरी ये अभी आपको नज़र आ जाएगा 1/2 4 और 4 कितने होते हैं जी हमारे पास 8। अब 8 1 जार ये 8/2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। सो ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप्स स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, एक प्रैक्टिकल होता है ज्योमेट्री और शेप्स का। स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि वो कंस्ट्रक्ट करें सर्कल ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। द डाटा गिवन बिलो इज रिकॉर्डेड। ये कुछ स्टूडेंट्स ने फिर सर्कल वगैरह बनाए और उनका ये डाटा रिकॉर्ड किया गया। डाटा क्या है जी कि जो रेडियस है 1.8 जो है ना सेंटीमीटर का, वो नंबर ऑफ सर्कल इस रेडियस से नंबर ऑफ सर्कल जो बने हैं वो 6 बने हैं। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट जो रेडियस है 1.6 का, इससे 9 सर्कल जो है ना वो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। इसी तरह ये बाकी डाटा भी दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है जी, फाइंड मीडियन रेडियस ऑफ द सर्कल। इन सिंपल वर्ड आपने मीडियन फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फार्मूला इसमें कौन सा यूज होगा। तो ये फार्मूलाज मैंने लिख लिए हुए हैं जी। ठीक है, देखिए मीडियन के 2 तरह के फार्मूलाज हैं, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। पहले तो आप देख लें कि डाटा आपका कौन सा है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो डाटा है, देखें मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी डाटा में आपको फ्रीक्वेंसी दी हो, ये फ्रीक्वेंसी है, वो डाटा आपका ग्रुप डाटा होता है। तो इससे मतलब ये हो गया कि हमारा जो डाटा है वो ग्रुप डाटा है। अब ये बीच में से तो निकल गया, लेकिन ग्रुप डाटा के अंदर भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट है और एक कंटिन्यूस है। अब मज़ीद देखें कि आपका जो डाटा है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। तो जो हमारे पास डाटा है जी ये डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट का मतलब है ये ऐसे अलग अलग आपको नंबर दिए हों, और कंटिन्यूस कहते हैं इस तरह के नंबर, जैसे ये 40 से लेकर 50 तक ये कंटिन्यूस है, ये डिस्क्रीट है। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट वाला है।
सो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हमारा मीडियन फाइंड हो जाएगा। तो आपने ये फार्मूला माइंड में रखना है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ भी लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया जी। अब इसके बाद आप देखें ये फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, n/2। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखते हैं जी कि n/2। ठीक है, ये n/2 हो गया और साथ हम लिख लेते हैं TH और ये वैल्यू। अब आपने देखना है यहाँ पर n की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि n की वैल्यू जब हमारे पास डाटा होता है जी, ग्रुप डाटा, n की वैल्यू बेसिकली ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनको ऐड करके निकाला जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो n है वो बेसिकली सिग्मा f के इक्वल होगा। ठीक है, और सिग्मा f की वैल्यूज इन सब को अगर आप ऐड कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा जी 132। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है, जैसे 1.8 है ना, वो 6 टाइम है, इसी तरह 1.69 टाइम है। तो इसी तरह आगे लिखते जाएं तो ये सारे नंबर जब आप काउंट करेंगे तो ये बनेंगे 132। तो ये बेसिकली n की वैल्यू है। और अगर आप इसके अंदर यहाँ पर हम कर लेते हैं जी, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 132। ठीक है, डिवाइड बाय आप 2 कर लेंगे और साथ ये बिल्कुल इसी तरह लिख दें। अब जब 132 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा जी 66। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली जो मीडियन है वो 66 वैल्यू है। अब ये वैल्यू कौन सी होगी, देखिए इसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका है, आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं। अब आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये आइडिया हो जाएगा कि ये 66 वैल्यू कौन सी बनती है। मैं आपको बना के बताता हूँ कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें कैसे आइडिया होता है कि ये वैल्यू है। पहले तो हम बना लेते हैं जी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जी, पहले हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फिर मैं इसकी रीज़न भी आपको बताता हूँ। देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो पहली फ्रीक्वेंसी है ये बिल्कुल सेम इसी तरह आ जाएगी 6। अब ये 6 इस 9 में आप ऐड करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर बन जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 30। 30 में जब 24 ऐड करेंगे 54। 54 में 33 ऐड करेंगे तो 87। 87 में जब 20 ऐड करेंगे तो ये 107 आ जाएगा। 107 में 13 ऐड करें 120। 120 में 7 ऐड करें 127 और 127 में 5 ऐड करें तो 132। अब देखें इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखें हमारा टारगेट बेसिकली मीन वैल्यू हमारी 66 वैल्यू बन रही है। अब देखिए मैं आपको यहाँ से ये बताता हूँ कि बेसिकली जो आपका नंबर 1.8 है वो आपने 6 दफ़ा लिखना है। ठीक है, ये देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है। जब आप इसको ऐसे 6 टाइम लिख देंगे, ऐसे 1.8 फिर 1.8, यानी कि अनग्रुप डाटा बना रहे हैं सपोज। ठीक है, तो ये आप 6 टाइम लिख देंगे और फिर उसके बाद फिर आप 1.6 लिखना शुरू कर देंगे, वो आप 9 टाइम लिखेंगे। तो 6 के बाद जब इसको आप 9 टाइम लिखेंगे तो आपका टोटल जो डाटा है वो 15 जो है ना नंबर्स बन जाएंगे। इसके बाद जब आप ये भी लिख लेंगे तो वो 30 हो जाएंगे। फिर करते करते ये सारे नंबर्स आपके हो जाएंगे। तो अब हमने उन सब नंबर्स में से कौन सा नंबर देखना है, 66 वाला। तो 66 बेसिकली अगर देखा जाए तो 54 से तो अबव नंबर है और 87 से वो कम है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ तक तो 54 नंबर है, ये तो बीच में से निकल गया। अब नेक्स्ट ग्रुप जो है बेसिकली ये जो 87 लिखा हुआ है, ये यहाँ से अगला जो नंबर है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये समझ लें कि ये 55 से लेकर 87 है, तो 66 कहाँ पर आता है जी, ये जो 66 है बेसिकली इसी ग्रुप में आ जाता है। सो ये यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यू है वो इस ग्रुप के अंदर है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 66 वैल्यू। अब यानी कि 66 वैल्यू पे कौन सा नंबर बन रहा है, ये वाला। ये नंबर जब आप काउंटिंग कर रहे होंगे ना ऐसे, तो ये 66 पे ये वाला नंबर आता है। सो ये बेसिकली आपका जो है वो मीडियन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले ये मैंने लिख दिया कि 66 वैल्यू लाइज इन द ग्रुप। कौन से ग्रुप में है, जिसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 87 है। ठीक है, ये इस ग्रुप में वो हमारा नंबर है। सो यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि वो जो मीडियन है वो बनेगा 1.0। सो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है इसका। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एट एन ओल्ड एज हाउस। ठीक है, एक ओल्ड एज हाउस है, देर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, वहां पर मुख्तलिफ यानी कि एज के ग्रुप के लोग हैं।
जैसे ये टेबल में बताया हुआ है कि क्लास इंटरवल मतलब 40 से लेकर 50 वाले जो लोग हैं वो 3 हैं, इसी तरह 50 से 60 तक 8 हैं और ये बाकी भी नंबर दिए हुए हैं। अब बेसिकली हमारा टारगेट क्या है इसके अंदर, फाइंड एन एवरेज मीडियन एज ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन दैट ओल्ड एज हो। सिंपल वर्ड मतलब ये है कि आपने मीडियन फाइंड करना है। अगेन मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मीडियन का पहले हम देखेंगे फार्मूला कौन सा यूज होगा। सो ये आपने देखा जी कि मीडियन के अंदर दो ग्रुप हैं, दो तरह के फार्मूलाज है, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। पहले तो आपने ये देखना है कि आपका डाटा अनग्रुप है या ग्रुप डाटा है। तो अगर आप इस डाटा को देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद है, ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रुप डाटा। सो ये क्लियर हो गया कि आपके पास जो फार्मूला आपका यूज होगा वो इस ग्रुप में से होगा, ये बीच में से निकल गया। लेकिन ग्रुप डाटा के अंदर भी दो टाइप है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। लेकिन जो आपके पास डाटा है ना वो 40 से लेकर 50 मतलब एक कुछ मुसलसल नंबर है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस वाला बन रहा है। डिस्क्रीट कहते हैं इस तरह जब अलग अलग नंबर हो। अब आपके पास जो डाटा है वो कंटिन्यूस वाला है। सो ये फार्मूला आपने यूज करना है, ठीक है, ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। ये मैं क्वेश्चन के साथ इधर भी लिख देता हूं। तो ये जी मैंने फार्मूला सारा लिख दिया है। अब हम इसको समझ लेते हैं, फिर हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी हम यहाँ पर बना लेंगे। सबसे पहले देखें हमारे पास जो डाटा है ना वो कंटिन्यूस वाला, देखें 40 से लेकर 50 फिर इसी तरह। तो डिस्क्रीट का मैंने लिखा ही नहीं है, कंटिन्यूस का लिख दिया है। फार्मूला क्या है जी, L प्लस एच और एफ n/2 माइनस सी। अब सबसे पहली बात कि L क्या चीज़ है, देखिए ये मैंने लिख दिया है कि L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है ऑफ मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप कौन सा, ये बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है, ये मैं आपको भी बताता हूँ कि ये मीडियन ग्रुप कौन सा है, ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन देखें आपने ये बात समझनी है कि L बेसिकली लोअर क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री। इसका मतलब है यहाँ पर आपको क्लास बाउंड्री की जरूरत है। लेकिन अगर आप इस डाटा को देखें, ये जो आपको दिया हुआ है, देखें 40 से लेकर 50 और अगेन दोबारा से वो नंबर आ रहा है 50 से 60, यानी कि इनके बिटवीन कोई गैप नहीं है। तो ये चीज़ याद रखें, जब गैप नहीं होता तो फिर आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं होती। यही जो क्लास इंटरवल है यही बेसिकली क्लास बाउंड्री ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो यूँ समझ लें कि क्लास बाउंड्रीज आपकी बन गई हैं। अब आपने सिर्फ देखना है कि मीडियन ग्रुप इसमें से कौन सा है, तो उसकी लोअर बाउंड्री होगी, ये होती है लोअर और ये होती है अपर, ठीक है। तो मीडियन ग्रुप के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल हम आगे देख लेते हैं। बल्कि इसमें पहला काम हम यही करते हैं कि मीडियन ग्रुप देख लेते हैं इनमें से कौन सा है, ताकि आगे हमारा वर्क आसान हो जाए। तो मीडियन ग्रुप देखने के लिए आप थोड़ा सा वर्क करेंगे। वो वर्क क्या है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीडियन, ठीक है, और इसके लिए आप छोटा सा एक फार्मूला यूज करेंगे जो कि है n/2, ठीक है। देखिए मीडियन बेसिकली कहते हैं मिड वाली वैल्यू। तो मिड वाली वैल्यू कैसे पता चलेगी कि आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी है, डिवाइड बाय आप 2 कर लें। अब टोटल वैल्यूज ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो बेसिकली सिग्मा f के इक्वल है, और सिग्मा f मतलब इन सब को अगर आप ऐड कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा जी 31। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, इससे आप इजीली मीडियन ग्रुप फाइंड कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू लिखता हूँ 31 डिवाइड बाय 2 और साथ ये इसी तरह लिख देता हूँ। अब इज इक्वल टू 31 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 55.5, ठीक है, ये वैल्यू बन रही है। अब अगेन ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वैल्यू अब हमें कैसे आइडिया होगा, ये जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अब अगेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू कैसे आपने देखनी है। तो पहले जी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये जो फ्रीक्वेंसी होती है पहला नंबर तो वही आता है। अब दूसरा इसको आप इसमें ऐड करेंगे 3 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11, फिर 11 में जब 11 ऐड करेंगे तो ये 22 में जब 5 ऐड करेंगे तो 27 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31। अब देखें हमें कौन सी वैल्यू देखनी है जी 55.5। अब देखें ये वैल्यू यहां पर कौन सी बन रही है, तो अब ये वैल्यू बेसिकली 11 से तो ऊपर नंबर है, ठीक है, तो इस ग्रुप से तो खत्म कर दे, इससे नेक्स्ट वाला ग्रुप। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है बेसिकली वो 11 के बाद जो नंबर आता है वो भी इसमें काउंट हो जाता है। अब यानी कि ये समझ लें कि ये 12 से लेकर 22 तक नंबर है, तो 55.5 इसी ग्रुप में आ जाएगा।
सो ये हमारा जो मीडियन जो है ना वो मीडियन ग्रुप होगा। ठीक है, इस ग्रुप को आप क्या कहेंगे, मीडियन ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और पहले यहाँ पर चले हम लिख लेते हैं कि ये हमारा मीडियन ग्रुप है, मीडियन ग्रुप। अब बेसिकली होता ये है कि ये वैल्यू हमने यहाँ पर कैसे देख लिया। ठीक है, ये है कि इनमें जो भी वैल्यूज़ है ना वो तीन दफ़ा आ रही हैं। ठीक है, 3 नंबर लिख दें, 3 के बाद इनमें से फिर 8 नंबर आ रहे हैं, तो तीसरे के बाद फिर नेक्स्ट आगे 8 और लिख दें। तो जब आप 3 लिखेंगे 8 और लिखेंगे वो टोटल 11 हो जाते हैं। फिर आप 11 और लिखेंगे तो वो 22 बन जाएंगे। फिर उसमें जब आप 5 और लिखेंगे तो वो 27 बन जाएंगे। इस तरह आप 31 नंबर लिखेंगे, समझ लें कि अनग्रुप डाटा बन रहा है एक सीधी लाइन में। उनमें से 55.5 वाली वैल्यू जो है ना वो इस ग्रुप में आ रही है। सो ये आपका मीडियन ग्रुप बन गया। ठीक है, ये आपने पहला काम कर लेना है। अब आपको जब ये आइडिया हो गया कि मीडियन ग्रुप हमारा ये वाला है, अब बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पर पहले तो हम लिख लेते हैं कि एज 15.5 वैल्यू लाइज इन द ग्रुप, इस ग्रुप में लाई करती है जी। सो यही हमारा क्या होगा, मीडियन ग्रुप होगा। ये मैंने ऐसे भी लिख दिया है। आप देखें, जब हमें मीडियन ग्रुप क्लियर हो गया तो अब हमने इस मीडियन ग्रुप में क्या देखना है जी, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, ऑफ मीडियन ग्रुप। तो ये मीडियन ग्रुप है, इसमें आपने आ जाना है और यहां पर देखना है लोअर क्लास बाउंड्री। ये होती है लोअर क्लास बाउंड्री, ये अपर क्लास बाउंड्री। सो ये आपका जो 60 है ना, ये एल की वैल्यू होगी। ठीक है, एल की वैल्यू क्या होगी, 60। सो यहां पर हम साथ साथ लिख लेते हैं, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60। अब पहले सारी वैल्यूज इनकी लिख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। अब एच, नेक्स्ट एच क्या चीज़ है जी, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, अब क्लास इंटरवल निकालना हम सीख चुके हैं कि आप इसमें से ये माइनस कर लें। 50 में से जब आप 40 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट भी देख लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा 60 माइनस 50, तो ये भी 10 आ रहा है। बेसिकली ये होता है कि इसको आप जो है ना वो अपर लिमिट भी कह सकते हैं, इसको लोअर लिमिट भी कह सकते हैं। तो दो कंसेक्टिव क्लास का आपस में डिफरेंस लेना है। ठीक है, या तो लोअर लिमिट्स का या अपर का। सो यहाँ पर हमने देख लिया ये 10 आ रहा है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एस की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा एफ है। एफ क्या चीज़ है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। तो ये मीडियन ग्रुप है, इस मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बन रही है 11। सो यहाँ पर हमारे पास ये भी क्लियर हो गया, एफ की वैल्यू जो है वो 11 है। इसके बाद नेक्स्ट एन। एन आपको पता है जी कि एन बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, वो हमने पहले देख ली हुई है, वो है हमारे पास 31। इसके बाद नेक्स्ट सी। अब सी बेसिकली यहां से पहले हम पढ़ लेते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब इस ग्रुप में से हमें मिलेगी कौन सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑफ क्लास जस्ट बिफोर मीडियन ग्रुप, मतलब मीडियन ग्रुप से पहले। तो ये मीडियन ग्रुप है, मीडियन ग्रुप से पहले ये नंबर बनता है, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो हमारी सी की वैल्यू है। ये याद रखना है, स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप की ले लेते हैं, जबकि इससे ऊपर, इससे पहले, जस्ट बिफोर मीडियन ग्रुप। ठीक है, इससे पहले ये आपकी सी की वैल्यू होगी, ये 11 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11। अब सिंपल सा काम है जी, ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर आपने पुट करनी है। ठीक है, अब एल की जगह हम क्या लिखेंगे 60, फिर प्लस एस की जगह 10 डिवाइड बाय एफ की वैल्यू जो कि 11 है, फिर एन की वैल्यू जो कि 31 डिवाइड बाय 2 माइनस और सी की वैल्यू 11। अब वेरी सिंपल है इसको सॉल्व करना। एक आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे ये जिस तरीके से भी आप करना चाहें हो सकता है। ये आ जाएगा 60 इसी तरह, और ये प्लस। आप देखें 10 और 11 को डिवाइड कर लें तो ये आपके पास 0.909। ठीक है, और इसके बाद जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 50.5 और माइनस ये 11। अच्छा, लाजमी नहीं है कि यहाँ पर आप 3 डिजिट लिखें, अगर आप एक भी लिख देते हैं तब भी चल जाएगा। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि अगेन ये 60 प्लस 0.909, इसमें से जब आप 11 माइनस करेंगे तो 4.5, और फिर अब क्या होगा जी, ये 60 आप इसी तरह लिख दें, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है जी 4. ठीक है, आगे डिजिट्स हैं तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं जी 4.09। ठीक है, अब आप इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 64.09।
अगर आप यहाँ पर एक डिजिट लिख देते हैं तो ये 0.5 शायद आ जाए, लेकिन इससे भी आपने परेशानी होना, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मेन चीज़ आपने देखनी है कि पॉइंट से पहले जो आपका नंबर है ना, ये एक्यूरेट होना चाहिए। ये अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है तो इसका कोई मसले वाली बात नहीं है। सो ये आपने क्या फाइंड कर लिया जी, मीडियन, और यही फाइनल आंसर भी है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसका हमने मॉड फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये मॉड क्या है और इसके फार्मूलाज वगैरह कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि मॉड का ये देखें सिंबल है, छोटा सा इसके ऊपर हेड सी बना देनी है, ये मॉड का सिंबल है। और इसका मॉड है क्या चीज़, मोस्ट फ्रीक्वेंट या रिपीटेड वैल्यू, आप यूं कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड मॉड ऑफ द डाटा। यानी कि अगर डाटा के अंदर जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट होगी वही बेसिकली मॉड होगा। मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, यूनी मॉडल डाटा, इसी तरह बाई मॉडल और ट्राई। बेसिकली अगर आप एक वैल्यू रिपीट हो रही हो डाटा के अंदर, उसको कहते हैं यूनी मॉडल डाटा। अगर दो वैल्यू रिपीट हो जाएं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यानी कि दो वैल्यूज ऐसी हो रिपीट होनी, तो उसको बाई मॉडल कह देते हैं। और इसी तरह ये ट्राई। मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले इसका फार्मूला वगैरह देख लेते हैं। देखिए, मॉड के दो तरह के फार्मूलाज हैं, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। क्योंकि हमारे पास जो डाटा है ये देखें, ये सिंपल है, ये अनग्रुप डाटा है, मतलब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं है। सो ये इसका फार्मूला है, ये तो बीच में से फिर निकाल दें। अब अनग्रुप डाटा में आपने क्या करना है, सिर्फ देखना है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होगी वही बेसिकली आपका मॉड होगा। अब ये कैसे देखना है, अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1, ठीक है, ये जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब आप देखें कि इस डाटा के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। अब जैसे 1 है, एक ही दफ़ा है, 2 भी एक दफ़ा है, इसी तरह 3, 4, 5 ये सब एक एक दफ़ा है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो, सेम है सारे। सो ये मैंने लिख दिया, एज देयर इज़ नो नंबर दैट रिपीट्स मोर टाइम देन द अदर्स। ठीक है, ये लाजमी होता है मॉड के लिए कि बाकी लेट्स सपोज कम हो और एक आध ऐसा या दो जैसे भी हो, जितने भी हो सकते हैं, ज्यादा होना चाहिए, बग डिफरेंस होना चाहिए इसमें। अब देखें यहाँ पर सारे सेम सेम है। सो देयरफॉर दिस डाटा हैज नो मॉड, इसका कोई मॉड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दी नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 2 है, यहां पर देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा है चीजों को। सबसे पहले मैंने लिखा है जी 2 रिपीट्स 5 टाइम। कैसे देखें, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, मतलब जो 2 है ना वो 5 दफा आया है। अब इसके बाद हम 4 देख लेते हैं। अब 4 जो है वो रिपीट हुआ है जी 2 टाइम, देख लें 1 और ये 2, तो मैंने लिख दिया 4। ये इसी तरह दोबारा से रिपीट्स, ये आ जाएगा 2 टाइम्स। अब इसी तरह नेक्स्ट 2 हमने कर दिया जी, चेक कर लिया। अब 3 का अगर आप देखें तो मैंने लिखा है जी 3 रिपीट्स 2 टाइम, ये भी 2 टाइम है, जैसे 1 और ये 2। फिर 2 हमने चेक कर लिया। 5, अब 5 जो रिपीट हुआ है जी 2 टाइम, देखें ये 1 और ये 2, बाकी 3, 2 और ये सारे नंबर हमने चेक कर लिए हैं। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो। ठीक है, तो ये देखें 5 टाइम, मतलब 2 जो है ये रिपीट हुआ है 5 टाइम, बाकी सबसे ज़्यादा है। तो मैंने लिखा कि एज द नंबर 2 रिपीट्स मोर टाइम, अब बाकियों की निस्बत ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, सो यही आपका मॉड होगा। ठीक है जी, अब इस डाटा को आप क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही नंबर ऐसा है जो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये डाटा आपका कहलाएगा यूनी मॉडल डाटा। तो वेरी सिंपल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ठीक है जी, देखिए सबसे पहले जो 120 है ये रिपीट हुआ है जी 2 टाइम, जैसे 1 और ये 2, सो ये मैंने लिख दिया 120 रिपीट्स 2 टाइम। अब नेक्स्ट नंबर 130 है, तो 130 देखें जी ये हमारे पास एक ही दफ़ा है, सो 120 रिपीट्स 1 टाइम। इसके बाद नेक्स्ट 140 जो है वो ये भी एक ही दफ़ा है, सो 1 टाइम। नेक्स्ट 225 जो है वो 2 टाइम है, यहाँ पर अगर आप देखें ये 1 और ये 2। इसके बाद नेक्स्ट 125 है, तो 125 जो है वो एक ही दफ़ा है 1 टाइम। और नेक्स्ट अगेन 225 हमने देख लिया हुआ है और 120 भी हमने देख लिया हुआ है।
सो यहाँ पर आप देखें तो कौन सा ऐसा नंबर है जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। सो एक नंबर तो ये देखें, ये 2 टाइम, ये 120 है, और ये भी एक नंबर है, ठीक है, जो कि 2 टाइम आया है। सो दो नंबर ऐसे हैं, बाकी कम है और ये दोनों ज़्यादा हैं। सो मैंने लिख दिया कि एज द नंबर 120, ठीक है, एंड 225 रिपीट्स मोर टाइम, ये बाकी इस पर ज़्यादा रिपीट हुआ है। सो मॉड क्या होगा, ये दो नंबर अब आ जाएंगे। अब देखें, ये एक ऐसा डाटा है जिसके अंदर दो नंबर जो है वो रिपीट हुए हैं सबसे ज़्यादा। सो ये बाई मॉडल डाटा हो जाएगा। वेरी सिंपल, देखा आपने। अब दी नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर जो 4 है, अब देखें 2 जो है ये रिपीट हुआ है 2 टाइम, 1 और ये 2। अब नेक्स्ट 4 जो है, 4 को अगर हम देखें तो 4 1 और 2 ये भी 2 टाइम है। नेक्स्ट 3 को देखा जाए तो 1 2 ये भी 3 टाइम है। फिर 5 को अगर आप देखें तो 5 जो है 1 और 2 ये भी 2 टाइम है। तो ये सारे नंबर 3 हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। तो ये सारे नंबर जो है अगर इनको देखा जाए तो ये 2 टाइम रिपीट हुए हैं। यानी कि कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जो बाकियों से ज़्यादा हो, यहाँ पर डिफरेंस बेसिकली नहीं है। तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं हमें मिल रहा। तो मैंने लिख दिया कि एज ऑल दी नंबर्स रिपीट सेम टाइम, मतलब सब का टाइम जो है वो सेम है। देयर इज नो नंबर, ऐसा कोई नंबर नहीं है यहाँ पे दैट रिपीट मोर टाइम देन द अदर्स। कंपैरिजन बेसिकली करना होता है, ठीक है। तो सो इसका फिर मॉड क्या होगा जी, कोई मॉड नहीं होगा। ये आपने देखा जी, वेरी सिंपल, अनग्रुप डाटा का मॉड कैसे देखा जाता है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इसके अंदर आपने तीन चीजें फाइंड करनी है, मीन, मीडियन एंड मॉड, और ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब डाटा देख सकते हैं आप, ये आपके पास डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की, फिर हम ये इन दोनों पे आएंगे। पहला टॉपिक है हमारा मीन, हम क्या फाइंड करेंगे, मीन। तो मीन के लिए फार्मूला कौन सा होगा, तो यहाँ पर मैंने जो मीन को अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक मीन को सिंपल मीन भी कहते हैं, इसका दो तरह का फार्मूला है, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। अब आपने देखना है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कौन सा डाटा है, ग्रुप अनग्रुप है या ग्रुप डाटा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी है। ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद हो उसको कहते हैं ग्रुप डाटा, और ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये अब आपने याद रखना है कि ग्रुप डाटा है तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ये फार्मूला मैं साथ यहाँ पर मैंने अगेन ये लिख दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं फॉर ग्रुप डाटा, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब आप ज़रा गौर करें, अगर आपने ये मीन फाइंड करना है तो इसके अंदर आपकी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए। अब इसमें सबसे पहले एफ मीन, ये फ्रीक्वेंसी, ये तो आपके पास मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट एक्स देखा जाए तो एक्स भी आपके पास इधर मौजूद है, लेकिन आपने उस एफ और एक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कॉलम आप नेक्स्ट आप बना लेंगे इजीली, ठीक है। यहां पर हम बना लेते हैं जी एफ एक्स का कॉलम। अब आपने क्या करना है यहां पर, अब अगर आप देखें तो वेरी सिंपल है, आपके पास एफ भी है और एक्स भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। देखें, 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास जो है ना वो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर मैं पहला चले सॉल्व कर देता हूँ, ये 0 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट 5 1 ये आ जाएगा 5, इसके बाद 9 2 18 और 4 3 12, 4 2 8 और 5 1 5। तो ये आपने सब का जो एफ एक्स है वो फाइंड कर लिया। अब ये आपने एफ एक्स तो फाइंड कर लिया है, लेकिन वो साथ देखिए सिग्मा लिखा है, मतलब एफ एक्स वाली वैल्यू का सम कर लें। तो इन वैल्यूज़ का सम अब आप जब करेंगे तो ये आपके पास सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, इनको सबको अगर आप कैलकुलेटर पे जमा कर लें तो ये बन जाएगा जी 48। ये चीज़ तो आपकी होगी क्लियर। यहाँ पर मैं ना दोबारा से ये फार्मूला भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ये ज़रा क्लियर हो जाए। सिग्मा एफ एक्स और डिवाइड बाय ये सिग्मा एफ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं जस्ट आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाए जल्दी जल्दी। अब दूसरी चीज़ इसमें है जी सिग्मा एफ, तो ये एफ वाला कॉलम है, इन सबको अगर आप ऐड कर लें तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं जी। यहाँ पर आप अगर इनको सबको कैलकुलेटर पे ऐड करके देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 24। अब दोनों वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, जस्ट इस फार्मूला के अंदर पुट कर लें। ये वैल्यू आपके पास है जी 48, तो ये आपने लिखा 48, और सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास है 24। आप अगर इन दोनों को अगर आप अब डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2। और ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये सिंबल है जी मीन का,
ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मीन। सो ये आपका जो पहला टारगेट है जी वो हो गया कंप्लीट। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मीडियन है। ठीक है, ये मीन हमने फाइंड कर लिया है। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। ये सारा डाटा यहाँ पर मैंने अगेन से लिख लिया हुआ है और मीडियन हमने फाइंड करना है। मीडियन का ये सिंबल एक्स है, छोटा सा ऐसे बना देना टिल्ड, और यहाँ पर मीन के ऊपर हम छोटी सी ये लाइन लगाते हैं। अब हमने मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मीडियन के फार्मूलाज हैं। इसके दो तरह के फार्मूलाज हैं, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। अब आपने देखना है कि आपके पास जो डाटा है वो अनग्रुप है या फिर ग्रुप डाटा है। अब चूंकि हमारे पास जो डाटा है उसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद है, ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद हो वो डाटा कहलाता है ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा के अंदर भी दो टाइप हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। आपने देखना है कि जो डाटा है वो डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम डाटा देखें तो इसमें देखें सारी वैल्यूज अलग अलग दी हुई हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर वैल्यूज ऐसे दी हों, कुछ नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है कंटिन्यूस। ठीक है, और डिस्क्रीट कहते हैं ऐसे अलग अलग नंबर दिए हों, तो आपके पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट वाला है। अब आपने जो फार्मूला यूज करना है वो ये फार्मूला यूज करना है। इसकी मदद से आपके पास जो मीडियन है वो फाइंड हो जाएगा। ये फार्मूला क्या है ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने वही फार्मूला लिख दिया जिसकी जस्ट हमें जरूरत है। ठीक है, ये डिस्क्रीट वाला। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर अगेन से लिख लेना है मीडियन, और ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला यहाँ पर आप लिख लें n/2 और ये साथ ऐसे वैल्यू। अब देखें बेसिकली n की वैल्यू क्या होगी। जब भी डाटा आपके पास ग्रुप डाटा हो तो n की वैल्यू बेसिकली उसी फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से आती है। सो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो सिग्मा f के इक्वल है। ठीक है, आप सिग्मा f का मतलब है इन सब को अगर आप ऐड कर लें तो इन सब को ऐड करेंगे तो ये तकरीबन बन रहा है जी 24 बन रहा है। ये बेसिकली n की वैल्यू है। ठीक है, टोटल नंबर्स इतने हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जीरो को आपने 3 दफा लिखना है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर 0 फिर 0 फिर 0, अनग्रुप डाटा सपोज बना रहे हैं। फिर आपने उसके बाद 1 को 5 टाइम लिखना है। फिर आगे नेक्स्ट आप 1 जो है 5 टाइम लिखेंगे, तो इस तरह आपके 5 ये नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह बाकी भी लिखेंगे, तो ये टोटल सारे आपके बनेंगे 24। तो ये बेसिकली होता है टोटल वैल्यूज, इसलिए हम सिग्मा एफ कर लेते हैं। अब ये 24 यहाँ पर अगर आप लिख लें और डिवाइड बाय 2 कर लें तो ये वैल्यू आपके पास आएगी जी सिंपली 12। ठीक है, 12th वैल्यू। अब आपने देखना है कि ये 12th वैल्यू कौन सी बन रही है। ये देखने के लिए आपको बनानी पड़ेगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं आपको पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, हम कैसे ये देखेंगे ये वैल्यू वहाँ पर कैसे है। लेकिन सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं और फिर हम देखते हैं। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना बड़ा आसान है जी, कि पहले तो फर्स्ट यही फ्रीक्वेंसी इधर आ जाती है, ये नंबर इधर आ जाएगा 3। अब आप 3 में ये 5 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। अब 8 में 9 ऐड कर लें तो ये 17 में 4 ऐड करें 21 में 2 ऐड करें 23 में 1 ऐड कर लें 24। अब देखिए पहले तो ये समझ लें इसका मतलब क्या है, फिर आपको ये बात समझ आएगी। ठीक है, 0 को जब आप 3 दफा लिखेंगे ऐसे 0 0 0, फिर आपने 1 को 5 टाइम लिखना है। 3 0 लिखे होंगे, फिर आगे 1 जो है वो आप लिखेंगे 5 दफा, यानी कि टोटल नंबर कितने बन जाएंगे। जब आप ये 3 लिख चुके होंगे फिर 5 मजीद लिखेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। 8 के बाद जब आप 2 को 9 टाइम लिखेंगे तो वो टोटल फिर 8 के बाद 17 बन जाएंगे। इसी तरह 21 फिर 23 और 24, टोटल आप 24 नंबर आपके बनेंगे। अब आपने देखना है कि 12th नंबर कौन से ग्रुप में बनेगा। आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं 8 तक तो ये वैल्यूज हैं, क्योंकि जो 12 है वो 8 से बड़ा नंबर है और 17 से छोटा है। अब 8 से तो निकल गया क्योंकि 8 में तो नहीं आएगा, 8 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब नेक्स्ट ग्रुप आपने देखना है। अब बेसिकली ये जो ग्रुप है ये इसके बाद जो नंबर है 9 से लेकर 17 तक होता है। तो ये जो 12 है ये हमारा इसी ग्रुप में आता है। सो यहाँ पर हम ये कर लेते हैं ऐसे एरो बना के, यहाँ पर लिख लेते हैं 12th वैल्यू इस ग्रुप में आती है। ठीक है, ये हमने लिख लिया 12th वैल्यू। तो इसी में देखना है 12th वैल्यू में, मतलब ये 2 जो है ऐसा नंबर है, ये 12 नंबर पर आ रहा है 2। ठीक है, 2 आप जब ऐसे सारे नंबर लिख रहे होंगे ना 0 0 0 फिर 1 1 1, तो ये 2 जो है ये 12th नंबर पर है। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आपके पास जो मीडियन है वो 12th वैल्यू है, और 12th वैल्यू कौन सी है, बेसिकली 2 है।
सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मीडियन जो है वो आपका क्या बन रहा है 2। वेरी सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो आपका ये ग्रुप बनेगा उसी में जाके आपने देखना है कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, ये नंबर बेसिकली आपका मीडियन बन रहा है। सो ये आपका आ गया जी आंसर। यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इधर भी ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया कि 12th वैल्यू लाइज इन द ग्रुप। 12th जो वैल्यू है वो किस ग्रुप में है, वेयर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 17। ठीक है, तो 12th वैल्यू किस ग्रुप में है, जहां पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 17 है, तो ये वाला ग्रुप। तो ये आपका मीडियन आ गया। आप जी नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो थर्ड चीज है वो मॉड हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सारा डाटा मैंने यहां पर लिख लिया हुआ है और मॉड हमने फाइंड करना है। मॉड का ये सिंबल है एक्स, वो छोटा सा ऐसे हेड बना देनी है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉड का फार्मूला क्या है। ठीक है जी, तो ये आपने देखा कि मॉड के दो तरह के फार्मूलाज है, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। हमने पहले ये देखना है कि हमारे पास जो डाटा है वो कौन सा वाला है, अनग्रुप है या ग्रुप डाटा है। तो देखें जी, हमारे पास जो डाटा इसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद है, ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद हो वो डाटा कहलाता है ग्रुप डाटा। लेकिन इसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। अब जो हमारे पास डाटा है ये देखें, ये डिस्क्रीट है, मतलब अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, ये मैं आपको कंटिन्यूस का भी बता देता हूँ। ये अगर ऐसे नंबर लिखे हो ना 40 से लेकर, मतलब कुछ मुसलसल नंबर हैं, वो होते हैं कंटिन्यूस। अगर ऐसे अलग अलग लिखे हों तो ये होता है डिस्क्रीट। इसका मतलब है ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब फार्मूला क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होगी, या सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं द वैल्यू विच हैव हाई फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अगेन से लिख दिया हुआ है। अब सिंपल, वेरी सिंपल है। यहाँ से आपने देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अब 0 जो है वो 3 दफ़ा आया है, फिर 1 जो है वो 5 टाइम है, इसी तरह 2 जो है वो 9 टाइम है। ये अगर बाकी नंबर आप देखें तो अब सबसे ज़्यादा जो नंबर रिपीट हुआ है वो 2 है, क्योंकि ये 9 टाइम आया है। तो यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख देंगे 2। तो ये आपका जी मॉड जो है वो फाइंड हो गया। ये वेरी सिंपल पार्ट था। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसके दो पार्ट हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड मॉडल वैल्यू। अब ये बात याद रखनी है, जब आपको ये कहा जाए कि मॉडल वैल्यू फाइंड करें तो इसका मतलब है आप मॉड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल वैल्यू से मुराद मॉड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ये आपको पार्ट, पहले तो हम पार्ट ए को डिस्कस कर लेते हैं, बी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेबल है जी, ये मैं यहाँ पर मैंने बना लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको, इस पेज को जो क्वेश्चन वाला है इसको हम हटा लेते हैं। हमने मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जी कि हमने मॉड फाइंड करना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉड का फार्मूला क्या है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जी अगर आप देखें तो मॉड के दो तरह के फार्मूलाज हैं, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। पहले आपने देखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन में डाटा है वो अनग्रुप है या ग्रुप डाटा है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये फ्रीक्वेंसी मौजूद है, अगर फ्रीक्वेंसी इसमें हो तो वो कहलाता है ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा के अंदर दो टाइप हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। अगर आप डाटा देखें तो 1 से लेकर 4 तक तो कुछ मुसलसल नंबर है, तो ये डाटा होता है कंटिन्यूस वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डाटा आपका हुआ कंटिन्यूस और ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ही हम इसको सामने कर लेते हैं। अब देखें जी, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एल है। अब एल क्या चीज़ है, ये लिखा हुआ है जी कि एल है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास को तो आप छोड़ें, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है क्लास बाउंड्री। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लास बाउंड्रीज की। तो पहला काम हम करते हैं, क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें 1 से 4 और नेक्स्ट नंबर उससे नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ये 5 आ गया है। बीच में गैप हो तो हमें तब भी वैसे भी ज़रूरत पड़ती है क्लास बाउंड्रीज की, लेकिन हमें हमारी रिक्वायरमेंट भी बन गई है क्योंकि एल की जो वैल्यू है वो क्लास बाउंड्री से हम देखेंगे। सो इसलिए यहाँ पर हम पहले बनाते हैं जी क्लास बाउंड्रीज को। सो ये मैंने कॉलम बना लिया है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं ये आप सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा से हम देखते हैं। ये जो नंबर है, ठीक है, लोअर लिमिट, इसमें से 0.5 आप माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 और इसमें आप 0.5 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.5।
अब ये नेक्स्ट नंबर इधर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी अगर आप देखें तो इसमें से इनमें से 0.5 माइनस करना है और इनमें ऐड करना है, तब भी 4.5 ही आता है और ये आ जाएगा 8.5। अब अगेन ये नंबर आप यहाँ पर लिख लें और इसमें आप 0.5 ऐड कर लें और अगेन ये नंबर ये आ गया और ये 16.5, फिर इसी तरह ये 16.5 और ये आ जाएगा 20.5। तो ये सारी बन गई जी क्लास बाउंड्रीज। अब बड़ा आसान हो गया हमारे लिए वर्क। अब हम इजीली जो लोअर क्लास बाउंड्री है, अब देखें ये होती हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज, ये होती हैं अपर क्लास बाउंड्रीज, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। अब इनमें से कौन सी ऐसी क्लास है जो मॉडल क्लास है? अब ये कैसे देखेंगे? ये बड़ा एक सिंपल सा तरीका है मॉडल क्लास देखने का। मॉडल क्लास इनमें से वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर इसमें से कहाँ पर है, तो ये 10 ऐसा नंबर है, तो इसका मतलब है ये जो क्लास है ये आपकी मॉडल क्लास होगी, ठीक है। बेशक इसको आप ऐसे हाईलाइट कर लें या इसके सामने ऐसे लिख लें, ऐसे एरो सा बनाएं, एरो हेड, और यहाँ पर लिख लें मॉडल क्लास। अब आपके लिए ये वर्क आसान हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि एज 10 इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनमें से 10 एक लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो ये जो हमारा ग्रुप है 8.5 से 12.5 ये हमारा मॉडल ग्रुप है या मॉडल क्लास है, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें कोई मसला नहीं, ठीक है। ये हमारा पहला वर्क हो गया। अब हम क्या करेंगे जी कि इस फार्मूला के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो सारी हम लिखेंगे। अब देखें सबसे पहले एल, तो यहां पर हमने देखा कि एल क्या चीज है? लोअर क्लास बाउंड्री किसकी? मॉडल क्लास की। सो ये मॉडल क्लास है और इसमें ये लोअर बाउंड्री है। सो 8.5 वैल्यू होगी एल की। सो यहां पर पहले हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो है 8.5। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरी चीज एफ एम क्या चीज है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, या फिर आप यूं भी कह सकते थे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट भी 10 ही है। सो यहां पर एफ एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 10, ठीक है। और यहां पर भी बेशक आप मेंशन कर लें साथ साथ कि ये एफ एम की वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो चीज हमें चाहिए वो F1 चाहिए, ठीक है। F1 क्या चीज है? ठीक है, ये लिखा हुआ है कि F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ठीक है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास। जस्ट बिफोर कहते हैं मॉडल क्लास से पहले। तो ये मॉडल क्लास है, ये जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले, ठीक है। इससे ऊपर ये आपकी वैल्यू होती है जी F1 की, ठीक है। और इस मॉडल क्लास से जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है ये होती है F2, ये याद रखना है, ठीक है। इससे पहले F1 और इसके बाद F2। सो यहां पर आप इजीली कह सकते हैं कि F1 की जो वैल्यू है वो बन रही है जी 8 और F2 की जो वैल्यू है वो बन रही है आपके पास 6, ठीक है। ये लिखा हुआ है साथ साथ मैंने F2 का लिखा हुआ था कि आफ्टर द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास रह गया वो रह गया H, ठीक है। तो यहां पर H पे लिख लेते हैं। H क्या चीज है? बेसिकली साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब साइज कैसे देखते हैं ये आप 11.1 में सीख चुके हैं कि आप इनमें से ये माइनस कर लें, ठीक है। ये लोअर लिमिट में से आप ये लोअर लिमिट माइनस कर लें, दोनों का डिफरेंस ले लें। 5 - 1 4 आ जाएगा। आप 9 - 5 कर लें तभी 4 आएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा जी H की वैल्यू 4। अब जस्ट ये सारी वैल्यूज इसमें आपने पुट करनी है, मॉड फाइंड हो जाएगा। सो ये वैल्यूज मैं सारी इसमें पुट कर लेता हूं जी। अब सबसे पहले एल की वैल्यू हमारे पास है 8.5, फिर नेक्स्ट प्लस, अब एफ एम की वैल्यू 10 है, 10 माइनस F1 की वैल्यू हमारे पास 8 है और डिवाइड बाय फिर 2 FM, ये 2 और FM की वैल्यू हमारे पास 10 है जी। नेक्स्ट माइनस है, फिर F1 की वैल्यू 8, फिर माइनस और F2 की वैल्यू 6 और मल्टीप्लाई H की वैल्यू जो कि है 4। अब इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो सबसे आसान है मैं वो करवा देता हूँ। अब देखिए 10 - 8 क्या होता है जी? 10 - 8 होता है 2। अब डिवाइड बाय, अब आपने 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 20 फिर -8 - 6। ये आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें, 20 - 8 - 6 तो ये आ जाएगा 6 और ये मल्टीप्लाई आप इसी तरह लिख लेंगे 4। अब नेक्स्ट 8.5 इसी तरह फिर प्लस, इन सब को आप सॉल्व करें।
4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, फिर 8 को 6 से डिवाइड कर लें तो ये 1.33 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये 9.83। सो ये मॉड की वैल्यू आपके पास आ गई है 9.83 और यही आंसर भी है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, इसमें भी हमने मॉडल वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब है हमने मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी मॉड का फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो ये फार्मूलाज हैं जी, मॉड के दो तरह के फार्मूलाज हैं, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। तो हमारे पास पहले देखते हैं डाटा कौन सा है। अगर आप डाटा को देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद है, अगर फ्रीक्वेंसी हो तो वो डाटा कहलाता है जी ग्रुप डाटा। लेकिन अब इसका भी आगे दो टाइप है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब आपने देखना है कि आपके पास डाटा कौन सा इन दोनों में से। तो देखें ये 10 से लेकर 15 ये मुसलसल नंबर है, तो ये डाटा कहलाता है कंटिन्यूस। अब ये फार्मूला यूज होगा और ये जो सारा डाटा है जी ये मैंने यहाँ पर पेज के ऊपर लिख लिया है, इसलिए इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं जी कि हमने मॉड फाइंड करना है। ठीक है, मॉडल वैल्यू मीन मॉड हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है सारा। अब पहले देखते हैं कि फार्मूला के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और वही चीज़ें हम यहाँ पर बना लेंगे और फिर इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले जी हमें चाहिए एल की वैल्यू। अब एल क्या चीज़ है? एल अगर आप देखें तो यह है जी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहला काम कि देखें क्लास बाउंड्रीज, आपको यहाँ पर जरूरत है क्लास बाउंड्रीज की, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको क्लास बाउंड्रीज भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्यों? देखें जो हमारे पास डाटा है इसमें देखें 10 से 15, अब यही नंबर दोबारा से आ रहा है। अब इन दोनों के बिटवीन जो है ना कोई गैप नहीं है, तो जब गैप नहीं होता तो बेसिकली यही आपकी क्लास बाउंड्रीज ही होती हैं। इसलिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाते भी इसीलिए ताकि वो गैप कवर हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा गैप नहीं है, सो हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, यही हमारी क्लास बाउंड्रीज होंगी। सो इसका मतलब है कि एल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है कि हमें मॉडल क्लास नहीं पता। ये बहुत सारी क्लासेस हैं, इनमें से मॉडल क्लास कौन सी है। अब मॉडल क्लास देखना बड़ा आसान है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपकी मॉडल क्लास होती है। अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखें इस ग्रुप की 7 है, इसकी 6, 3, 2 और 1, तो ये 7 सबसे ज़्यादा है। सो ये जो आपकी क्लास है ये आपकी होगी मॉडल क्लास। तो यहाँ पर हम एरो बना लेते हैं, ठीक है जी, और ये मेंशन कर देते हैं यहाँ पर साथ कि ये क्या है, मॉडल क्लास है। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा क्लियर हो गया मॉडल क्लास। अब हमने एल की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। फार्मूलाज हमने लिख लिया है, लेकिन ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि मॉडल क्लास कौन सी है। ठीक है, इसके बारे में ज़रा यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया जी कि एज 7 इज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है। सो इसी में ये जो क्लास बनती है इसके सामने यही हमारी मॉडल क्लास या मॉडल ग्रुप होगा। अब फार्मूला हमने लिख लिया है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये हम फाइंड कर लेते हैं। पहले एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी, तो ये अगर आप देखें तो इधर लिखा हुआ है कि एल क्या चीज़ है जी, लोअर क्लास बाउंड्री या मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, तो मॉडल क्लास की ये वाली होती है लोअर क्लास बाउंड्री, ये होती है अपर क्लास बाउंड्री, ये हमें चाहिए लोअर। सो यहाँ पर एल की जो वैल्यू है वो हमने देख लिया कि एल की वैल्यू हमारे पास बन रही है 10। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए एफ एम की वैल्यू। अब एफ एम की वैल्यू कौन सी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये 7, यही हमारी एफ एम की वैल्यू होगी। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एफ एम। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था, अब देखें इसमें F1 भी है और F2 भी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि F1 की वैल्यू इससे पहले जो होती है वो F1 की होती है और इसके बाद जो होती है वो F2 की होती है। ये तो चलें क्लियर है, ये हमारी F2 की होगी। अब इससे पहले तो कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो जब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो आप 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, पहले तो लिख लेते हैं FM की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 है। ठीक है, और फिर इसके बाद F1, ये F1 देखें अब इससे पहले होता है। देखें ये मैंने लिखा भी हुआ है कि जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, वो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले, तो पहले तो है ही नहीं। सो यहाँ पर F1 की वैल्यू आप कंसिडर करेंगे 0। और F2 की वैल्यू क्या है जी, F2 की वैल्यू जो उसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से नीचे जो फ्रीक्वेंसी होती है, सो ये 6 है, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6।
अब नेक्स्ट चीज़ रह गई है एच। एच भी आपको पता है ये क्या चीज़ है जी, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो साइज कैसे देखते हैं, ये अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 15 - 10 करें तो ये आ जाएगा 5। इसी तरह अगर आप 20 - 15 कर लें तब भी 5 आता है। तो ये कोई सी, इसको कहते हैं वैसे, ये लोअर लिमिट्स होती है, ये अपर लिमिट्स होती है, इन दोनों का लोअर लिमिट्स का डिफरेंस अपर का भी कर सकते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा जी 5। अब देखें सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, जस्ट हमने इस फार्मूला के अंदर पुटिंग करनी है। सो ये मैं वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर लेता हूँ जी। सबसे पहले एल की वैल्यू जो कि 10 है, और फिर हमारे पास प्लस है, फिर एफ एम की वैल्यू 7, और 7 माइनस F1 की वैल्यू 0 है, फिर डिवाइड बाय 2FM, यानी कि 2 और FM की वैल्यू हमारे पास 7 है, फिर माइनस F1 की 0, और माइनस F2 वो 6 है, और मल्टीप्लाई H है जो कि 5 है। अब इसको जस्ट सॉल्व कर रहे हैं जी, वेरी सिंपल। 10 प्लस, अब 7 माइनस 0 ये 7 ही होता है। अब 7 माइनस 2, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 में से जब आप 6 माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8, और ये मल्टीप्लाई आप 5 इसी तरह लिख लें। अब नेक्स्ट 10 प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35, और फिर 8 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 4 सारे का सोल्यूशन 4.735 है। आप ऐसे ही लिख लें। हम नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, आंसर में। अब आप क्या करें, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये आ रहा है जी, अब मेरे पास 14 ये बन रहा है जी 14.375। अब इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। 14 अब देखें ये 5 है, ये ख़त्म कर दें तो ये 7 की जगह 8 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट आपकी बुक वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज आप, अगर ये डिजिट आपका ठीक होना चाहिए पॉइंट से पहले, ये थोड़ा सा कम हो या ज़्यादा हो जाए तो इसका कोई मसला नहीं है। सो ये आपका जो है फाइनल जो मॉड की जो वैल्यू है वो भी फाइंड हो चुकी है। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाती है। सो जी फाइनली हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब हम फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपने देखा 3 टॉपिक थे, एक अरिथमेटिक मीन का, और एक था जी मीडियन, और तीसरा टॉपिक था आपके पास मॉड। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन, इसके आपके 2 तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, कुछ अनग्रुप डाटा के और कुछ ग्रुप डाटा के, ठीक है। और अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला था, और ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी होती है। और इसका सिंबल आप देख रहे हैं एक्स के ऊपर छोटी सी लाइन लगी हुई है। और दूसरा टॉपिक था जी मीडियन। मीडियन का सिंबल आप देख रहे हैं छोटा सा ऐसे ये साइन है। अब इसके भी 2 तरह के क्वेश्चन थे, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। लेकिन ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अनग्रुप डाटा के अंदर भी 2 ग्रुप थे, एक ऑड का और एक इवन का, ठीक है। आप डाटा को देखते थे, नंबर काउंट करते थे, अगर वो ऑड नंबर हो तो ये फार्मूला यूज करते थे, अगर इवन हो तो ये फार्मूला यूज करते थे। और इसी तरह ग्रुप डाटा के अंदर भी 2 क्लासेस है, ये 2 टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। ये फार्मूला डिस्क्रीट वाले के लिए है, और ये सारा जो है वो कंटिन्यूस है। इसको आप कैसे यूज करना है ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और तीसरा टॉपिक था जी मॉड। मॉड का जो सिंबल है एक्स के ऊपर देखें हैट बना हुआ है। अब इसके भी 2 तरह के फार्मूलाज है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का जो है वो एक ही फार्मूला है, और ग्रुप डाटा के अंदर 2 टाइप हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का ये फार्मूला और कंटिन्यूस का ये फार्मूला। ये सारा कुछ मैंने अब सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप सबसे पहले ये काम किया करें कि आप देखें कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उस क्वेश्चन में आपने फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है, मीडियन या मॉड। इसके देखने के बाद फिर आप देखें कि डाटा कौन सा है, अनग्रुप है या ग्रुप वाला डाटा है। जब आपको ये पता चल जाए कि डाटा जो लेट्स सपोज ग्रुप वाला है, फिर देखें कि उसके अंदर डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, फिर उस हिसाब से आप फार्मूला यूज़ करें। इसी तरह अगर वो अनग्रुप है तो मीडियन फाइंड करें तो ये देख लें कि वो ऑड नंबर बन रहे हैं या इवन, फिर आप फार्मूला यूज़ कर लें। तो आप सारे क्वेश्चन को डिटेल से देखें, मैंने एक एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं जी। और पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो माजरत चाहता हूँ। बाकी कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। समझ आ गया तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर समझ आ गई है। अगर कमेंट्स नहीं करना चाहते तो लाइक कर दें। लाइक जितने ज़्यादा होते हैं उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही हैं चीज़ें। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।